तो चलिए फिर हम अपना जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 बज रहा है और थोड़ा सा 5 मिनट का वेट करके हम अपने जो आज का जो सेशन का टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है रिवीजन सेशन है और थोड़ा सा हमने जो कुछ बेसिक डिस्कशन होना चाहिए हमारे बीच में इतने दिन के सेशंस के बाद। ऊपर से जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव डिस्कशन जाना चाहिए उनको। तो उसके रिगार्डिंग हम अपना आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने एक काफ़ी लंबी जर्नी तय कर ली है। अराउंड पिछले 3 महीने से हमारे 10 से ज़्यादा सेशन हो चुके हैं और इन सेशंस को देख देख के और भी काफ़ी लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा है कि मैंने फर्स्ट सेशन से एक बात क्लियर स्टार्ट की है। मैंने जो मैंने सबको बताया वो ये कि जो ये इस बुक में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको प्रैक्टिकली इम्पोज करना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है पेशेंट के साथ। मैं जान रहा हूँ कि आप माहिर नहीं है उसके लिए, पल्स डायग्नोसिस के लिए माहिर नहीं है, टेम्परामेंट डायग्नोसिस के लिए माहिर नहीं है, पर कहीं से तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट ये किताब है। इस किताब में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को आपको परफॉर्म करना है। मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे से पेशेंट से पूछने रहते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पेशेंट से नहीं पूछेंगे, आप एक समय लगा के पेशेंट को डायग्नोज नहीं करेंगे, तो आप इस फील्ड में और जो ये सफ़र है टेम्परामेंट डायग्नोसिस हो गया, पल्स डायग्नोसिस हो गया, इलेक्ट्रोपैथी से क्योरिंग का जो सफ़र है इसमें आप जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको उन क्वेश्चंस को जरूर पूछना है। तो आज का जो हमारा सेशन है थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को लेके ही रहेगा। एक बार हम दोबारा से थोड़ा सा उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने अपने डिस्कशन की हैं उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और इसी के साथ हम कुछ जो हमारी एक्टिविटीज़ हम कुछ करना जो चाह रहे हैं उसके बेस के ऊपर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आगे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिवीजन सेशन को। आज अभी तक हमने किस किस चीज़ को कवर किया पहले उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। पहले हमने टेम्परामेंट डायग्नोसिस के सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था यूजेस ऑफ गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक। गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक का जो हमने सेशन बनाया था किया था उसके ऊपर हमने एक टॉपिक किया था। उसमें हमने इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या कंटेंट्स हैं, किन कंटेंट को आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है अपनी प्रैक्टिस में, उसके रिगार्डिंग हमने अपनी जो फर्स्ट हमारा जो सेशन था हाउ टू यूज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद सेकंड हमने स्टार्ट किया था टेम्परामेंट डायग्नोसिस को। थर्ड टॉपिक था हमारा पल्स डायग्नोसिस और जो फोर्थ अभी करंट में चल रहा है वो है हमारा पैथोलॉजिकल फाइंडिंग डायग्नोसिस इन कोरिलेशन विद ब्लड एंड लिम्फ। जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं उसको ब्लड एंड लिम्फ से कोरिलेट करके कैसे हम आगे उसको यूज़ कर सकते हैं अपने डायग्नोज करने में, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं टेम्परामेंट डायग्नोसिस को थोड़ा रिन्यू करूंगा। टेम्परामेंट डायग्नोसिस में हमने पहले मेन 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। जो 4 पॉइंट्स थे जैसे कि हमारा जो जो कि मेन आम चलने का तरीका, हमारे नैन नक्श जो होते हैं, बनावट होगी फेस की, हाथ पैर की बनावट होगी, फिर खान पान का तरीका और आम स्वभाव। इन 4 पॉइंट के बेस पे हमने टेम्परामेंट डायग्नोसिस को आगे बताया था। यही 4 पॉइंट के बेस पे टेम्परामेंट डायग्नोसिस को काउंट सीजर मैटी जी ने हमें एक्सप्लेन किया है। उनके जितने भी लिटरेचर मिलते हैं उन्होंने इन 4 पॉइंट को बेस बना के टेम्परामेंट डायग्नोसिस को शो किया। उसके बाद आगे चल के उन 4 पॉइंट को हमने 15 पॉइंट्स में 15 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि कुछ पॉइंट चलने के ढंग के ऊपर थे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा जी। उसमें अराउंड आपके 2 पॉइंट आपके चलने के ढंग पे हैं, 3 पॉइंट आपके हमारे देखने के ढंग पे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे बनावट के फेस बनावट के ढंग पे, शरीर के बनावट के ढंग पे हैं। 2 पॉइंट हमारे जो हैं वो हमारे खाने पीने के ढंग पे हैं और अराउंड आपके
7 to 8 पॉइंट्स जो थे वो हमारे आम स्वभाव और हम किस तरह से बिहेव करते हैं उसके बेस पे वो 15 पॉइंट्स को आपको बताया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया ये 15 पॉइंट्स हमारी जो बेसिक प्रैक्टिस है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुरुआती दौर में। इन्हीं 15 पॉइंट को जब आप पेशेंट से डिस्कस करते हैं तो आपको उसका एक आउटपुट मिल जाता है। आखिर में इन पॉइंट्स से हम उसके ऑर्गन सिस्टम की तरफ को जाएंगे। मान लीजिए आम स्वभाव से हमें मालूम पड़ रहा है कि उसके लिम्फ के ऑर्गन की तरफ को हमें जा रही है बात, और उसके साथ में हमने आगे कुछ जो एक ये चार्ट को भी डिस्कस किया था हमने। इस चार्ट में हमने टोटल 4 तरह के आपके जो सिनेरियोज होते हैं, ये टेम्परामेंट के आगे जो 4 पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए प्योरली लिम्फेटिक हो गया, प्योरली सेंग्वाइन हो गया। सेंग्वाइन का जो अगर मिक्स में देखा जाए तो वो नर्वस टेम्परामेंट में चला जाता है। लिम्फेटिक का अगर मिक्स में देखा जाए तो वो आपका बिलियस टेम्परामेंट में चला जाता है। बिलियस टेम्परामेंट के क्या सिम्टम होते हैं, नर्वस टेम्परामेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सारे सिम्टम्स के बेस के ऊपर हमने इसमें जो एक डिस्कशन को किया था। आज जो हमारा जो मेन मोटिव है, इसको एक रिवाइज करने का मोटिव है। रिवीजन में हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमें किस चीज़ को परफॉर्म करना है। अब जैसे मान लीजिए पहले हम टेम्परामेंट के ऊपर ही बात करेंगे, तो टेम्परामेंट में जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपने उसका टेम्परामेंट क्लियर किया। टेम्परामेंट क्लियर होने के बाद आपने उसके ऑर्गन सिस्टम को जानने के लिए आपने उससे उस टेम्परामेंट के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। मान लीजिए कि टेम्परामेंट से क्लियर हो गया ये सेंग्वाइन नेचर का टेम्परामेंट का पर्सन है, इसका मतलब कि इसमें लिम्फ चैनल के जो ऑर्गन है वो ज़्यादा इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो आपने लिम्फ से 1-2 ऑर्गन के बारे में पूछ लिया, जैसे कि उसको गैस्ट्रिक होती है, या उसको मान लीजिए किसी तरह का हाइपरनेस होती है। तो वो जब हमें बताता है कि गैस्ट्रिक नहीं होती है, हाइपरनेस नहीं होती है, तो उससे हमें मालूम पड़ा कि लिम्फ चैनल इज अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर वहीं पे हम उससे पूछते हैं शरीर में दर्द हो रही है, या उसको नींद सही से नहीं आ रही है, या कोई उसका ब्लड के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर उसका एक्सप्रेशन है उसके डिजीज़ में जिसको वो क्लियर करना बताएगा। तो इस तरह से वो जब आपको अपनी बातें बताता है तो उससे हमें जो उसका ऑर्गन सिस्टम की तरफ को भी जानने का एक मौका मिल जाता है। ऑर्गन सिस्टम हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आखिर में डिजीज जो होती है वो ऑर्गन सिस्टम के बेस के ऊपर ही क्योर की जाएगी। एक पेशेंट है, वो आपके पास आया, देखने में वो सेंग्वाइन का लग रहा है, पर लास्ट में उसके ऑर्गन सिस्टम जो है वो लिम्फेटिक के प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि उसका नेचर जो बेसिक नेचर था वो सेंग्वाइन था, पर डोमिनेंसी उसकी लिम्फेटिक की थी। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें जब पर इस इंफॉर्मेशन तक आप पहुंचेंगे कैसे? इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए आपको उन 15 क्वेश्चंस को, उन 4 मेन पॉइंट्स को और उन 15 क्वेश्चन को, टेम्परामेंट डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो उन 4 मेन पॉइंट्स को और उन 15 क्वेश्चन को आप अपने मद्देनजर रखेंगे, और उन क्वेश्चन को जब आप पेशेंट से पूछेंगे तो उससे आपका एक लास्ट ऑफ एंड ऑफ ऑल में एक डाटा बनता जाएगा जो कि आपको कुछ ऑर्गन सिस्टम की तरफ को इशारा करता जाएगा। मान लीजिए 15 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है पेशेंट के वो मिलते नहीं है, पर 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 10 क्वेश्चन में से भी आपके 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्योरली लिम्फेटिक की तरफ को इशारा कर रहे हैं, और बचे जो 5 क्वेश्चन हैं वो कुछ आपको लिम्फेटिक की तरफ को भी इशारा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सेंग्वाइन की तरफ को भी इशारा कर रहे हैं। वहां से आपको क्लियर हो गया कि इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम या फिर सेंग्वाइन ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड हो सकता है। पर अब पर्टिकुलरली कौन सा ऑर्गन है या पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन सिस्टम है उसको जानकारी लेने के लिए आपको जो उसके जो 15 क्वेश्चन है उसके ब्रीफ में जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी को जो आपका सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाला है उसमें आपको ज़्यादा किस तरह के चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, उसमें आपको मान लीजिए जोड़ों में दर्द देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपको हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द देखने को मिल सकती हैं। ये एक जनरल सिम्टम हो सकता है सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाले का। उसमें क्या हुआ कि वो आपको बता रहा है उसको गैस्ट्रिक, आपके पास आपने 5 सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाले पेशेंट को चेक किया, 5 में से 4 आपको बताते हैं उसको गैस्ट्रिक भी है, पर 4 आपको ये भी बोल रहे हैं कि उसको जोड़ों में दर्द भी हो रहा है। तो इसका मतलब कि गैस्ट्रिक जो है उसका सब सिम्टम बना हुआ है, उसकी नेचर भी सेंग्वाइन है और उसका जोड़ों का दर्द भी उसको डेफिनेटली हो रहा है। इसका मतलब कि ये डेफिनेटली जो कहीं ना कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इसकी डिस्टर्बेंस आ रही है। ब्लड सर्कुलेशन में आप उसका हार्ट के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं, उसकी नसों के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। हार्ट के रिगार्डिंग आप जानकारी लेंगे, आपको मालूम पड़ेगा उसको घबराहट होती है नहीं होती है। तो अगर उसको घबराहट नहीं हो रही तो मतलब हार्ट की तरफ को इशारा नहीं जा रहा है, पर अगर उसको घबराहट होती है तो ज़्यादातर उसको हार्ट की तरफ को इशारा जा रहा है। बेशक उसके लिम्फ के रिगार्डिंग गैस्ट्रिक जैसे सिम्टम भी बने हैं, पर वहीं पे उसको जो पेन्स हो रही है
तो उसमें आपका डेफिनेटली वो सेंग्वाइन डोमिनेटेड पर्सन था, नेचर भी उसकी सेंग्वाइन लग रही थी, डोमिनेंसी भी उसकी सेंग्वाइन की है, सिम्टम कुछ बेशक अदर टेम्परामेंट के आ रहे हैं, पर वहाँ पे जो मेजर सिम्टम्स हैं वो उसके सेंग्वाइन से ही जुड़े हुए हैं। तो उसके बेस को हम ध्यान रखते हुए उसका आगे जो ऑर्गन सिस्टम की तरफ को जाने की कोशिश करते हैं। ऑर्गन सिस्टम पे जाने से पहले मैं एक बार आपसे जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है उसमें जो ऑर्गन सिस्टम को क्लियर करने से पहले एक बार मैं आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा, और कुछ मैं उम्मीद करूँगा कि आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे आज के सेशन में, क्योंकि ये मेन हमारा क्वेश्चन सेशन ही है। इसमें हम आपके क्वेश्चंस को उम्मीद से ही हम आज का ये सेशन कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का बेनिफिट भी तब है जब आप क्वेश्चन करें उसको, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम आता है आपका, जी ये आपके टेम्परामेंट डायग्नोसिस से हम ऑर्गन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बेस पे हम जा रहे हैं। टेम्परामेंट डायग्नोसिस किया हमने पेशेंट का, टेम्परामेंट डायग्नोसिस करने के बाद हमारे पास उसकी जो हमारे पास क्या क्लियर आ रहा है, अभी भी ऑर्गन सिस्टम क्लियर नहीं आ रहा है, पर हमें उसके नेचर क्लियर आ रही है, पर्सन की नेचर क्लियर हो रही है। नेचर क्लियर होने से हमें क्या मालूम पड़ेगा कि इसकी जो बीमारी है ये इन ऑर्गन सिस्टम में हो सकती है, या तो ब्लड वाले, अगर वो लिम्फेटिक है तो लिम्फ वाले ऑर्गन सिस्टम में हो सकती है, अगर वो सेंग्वाइन है तो सेंग्वाइन वाले ऑर्गन सिस्टम में हो सकती है। पर अभी भी हमें ऑर्गन सिस्टम क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम उसके सिम्टम पूछते हैं तो सिम्टम उसके मैक्सिमम पेशेंट के आपको मिक्स सिम्टम देखने को मिलेंगे 100 में से 20 पेशेंट ऐसे होंगे जिनके प्योरली लिम्फेटिक या सेंग्वाइन के सिम्टम होंगे, बाकी 80% पेशेंट ऐसे होंगे जिनके मिक्स सिम्टम देखने को मिलेंगे। पर वहाँ पे हमें किस चीज़ के ऊपर जाना है, वहाँ पे हमें जाना है उसके जो मेन जो उसकी नेचर है, जो उसका टेम्परामेंट है वो, दूसरा उसकी जो डोमिनेंसी है वो, और तीसरा जो उसके सिम्टम्स की डोमिनेंसी है वो। अब मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको 10 सिम्टम्स आ रहे हैं, 10 में से 10 नहीं, चलिए आप 3 सिम्टम्स आ रहे हैं, 3 में से 2 सिम्टम उसके ब्लड के रिगार्डिंग है, 1 सिम्टम उसका लिम्फ के रिगार्डिंग है, उसकी जो डोमिनेंसी है वो भी सेंग्वाइन है, उसके नेचर भी देखने को सेंग्वाइन लग रही है, तो उसके जो ऑर्गन सिस्टम है वो डेफिनेटली सेंग्वाइन के ही होंगे। तो सेंग्वाइन ऑर्गन सिस्टम के लिए हमारे पास जैसे कि रेमेडीज हैं आपकी, एक तो आपका आ गया अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को करें, ये भी आपका सेंग्वाइन के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि आपको ब्लड को प्रोसेस कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की ऑर्गन सिस्टम में ये वाला देखिए सर, मुझे आपको, अगर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बीच बारे में बताना शुरू करूंगा तो मुझे एक लंबा समय जाएगा। हमें इस चीज़ को खुद से पढ़ के फिर उसको डिस्कस करना है। हमने आगे वाले लेक्चर्स में इन चीज़ों को डिस्कस करना, डेफिनेटली डिस्कस करना है, पर मेरे डिस्कस करने से पहले अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो उसका एक आपको समझने का तरीका अलग होगा। अगर मेरे डिस्कस करने वाले टाइम पे आप उसको समझेंगे फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन बने। इसलिए आपसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि अपने मेरे हमारे लेक्चर्स को तो हमने करना ही है पार्टिसिपेट, पर उससे उसके साथ साथ अपनी जो नॉलेज है उसको भी आप खुद से डेवलप करने की कोशिश करें। आपने एक नॉलेज ली, उसका मैंने आपको कुछ बात बताई, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन बन रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको जब आप हमसे डिस्कस करेंगे तो इस तरह से ये एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है सर। तो हम बात कर रहे थे कि हमने किस तरह से पेशेंट को डायग्नोज किया टेम्परामेंट के बेस पे। हमने उसका पहले तो टेम्परामेंट डायग्नोसिस किया, टेम्परामेंट से हमें उसके जो नेचर है और टेम्परामेंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने वो जो 15 पॉइंट्स हैं उससे हमने उसके ऑर्गन सिस्टम की तरफ को जाने की कोशिश की। 15 पॉइंट से हमें एक ऑर्गन सिस्टम की तरफ को इशारा मिल रहा है कि इसके जो ऑर्गन सिस्टम है हो सकता है कि इस ऑर्गन सिस्टम में बात बन रही हो। और जो तीसरा पॉइंट था वो था हमारा उसकी जो डिजीज के जो सिम्टम्स हैं। मैं एक बार फिर बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको राइट डाउन करें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस के जो मेन पॉइंट है, टेम्परामेंट डायग्नोसिस से हमने क्या क्लियर करना है, उसकी नेचर और टेम्परामेंट को, कि ये किस नेचर और टेम्परामेंट का हो सकता है। फिर उसके बाद जो आगे के जो 15 पॉइंट है उससे हम क्या कंफर्म करेंगे, एक तो उसकी जो टेम्परामेंट की डोमिनेंसी है, और दूसरा कि जो इसकी नेचर है, और जो ऑर्गन सिस्टम कौन सा हो सकता है, सपोजिटली कौन सा ऑर्गन सिस्टम इसका अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि 15 पॉइंट्स हैं, 15 में से उसके पॉइंट्स किस तरफ को इशारा कर रहे हैं, जब वो क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे तो उसमें आपको एक ऑर्गन सिस्टम की तरफ को इशारा जाना शुरू हो जाएगा। अभी भी ऑर्गन सिस्टम की तरफ को इशारा जा रहा है, पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन है उसके ऊपर तरफ को क्लियरेंस नहीं हुई है। तो सेकंड पॉइंट था हमारा 15 पॉइंट से हमें उसकी ऑर्गन सिस्टम और उसकी डोमिनेंसी को जानना है। और थर्ड पॉइंट है उसके डिजीज के सिम्टम्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर पेशेंट के अपने यूनिक सिम्टम होते ही हैं, पर उसके अलावा कुछ यूनिवर्सल सिम्टम्स भी होते हैं।
यूनिवर्सल सिम्टम्स में क्या रहता है, जैसे कि क्या मरीज अच्छा खाता है, क्या उसे कब्ज और एसिडिटी महसूस होती है, क्या उसकी बाउल मूवमेंट्स जो है, जो उसका डाइजेशन है, जीआईटी है, क्या उसका वो सही चल रहा है, क्या उसे वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। ये आपका इस क्वेश्चन में आपका प्योरली जीआईटी के रिगार्डिंग पे इंफॉर्मेशन चला जाएगी। अगर उसको सही से पच नहीं रहा है तो उसका मतलब उसका जी इंटेस्टाइन हो रहा है। अगर उसको एसिडिटी बन रही है, ज्यादा पच रहा है पर एसिडिटी बन रही है, तो उसका मतलब उसका पेट, स्टमक जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। अगर उसको उसकी बाउल मूवमेंट सही से नहीं हो रहा, बार बार उसको जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लिवर भी इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से सही से पित्त नहीं उसका सही से प्रोसेस हो पा रहा है, और आंतड़ियां भी इन्वॉल्व हो रही है। आखिर में जब इस तरह के सिम्टम उसके हमें मालूम पड़ेंगे, तो उसका एक ऑर्गन की तरफ को हमें जाने का एक इशारा मिल जाएगा। इससे पहले दो चीजों से हमने उसके ऑर्गन सिस्टम को कंफर्म कर लिया है और उसकी नेचर को कंफर्म कर लिया है। एक कि उसका बेसिक जो टेम्परामेंट क्या है, दूसरा कि किस ऑर्गन सिस्टम के टेम्परामेंट के बेस पे या डोमिनेंसी के बेस के ऊपर इसके ऑर्गन सिस्टम की तरफ को ऊपर इशारा जा रहा है डिजीज में। तीसरा जो उसके जो जो सिम्टम्स हैं, जो बेसिक सिम्टम्स हैं, ये एक क्वेश्चन था, इससे हमारा जीआईटी और लिम्फ के रिगार्डिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या पेशाब हमेशा साफ आता है या पीला आता है, या मैक्सिमम टाइम पीला आता है, कुछ समय सफेद आता है, साफ आता है, इस तरह की चीज। ये आपको जो इसका जो मेन इशारा रहेगा वो आपका रहेगा ब्लड की प्योरीफाई के बेस पे और आपका सेंगुइन टेम्परामेंट की बेस पे। पर जब पेशाब की आ रही तो कहीं ना कहीं पे उसमें केयू भी इन्वॉल्व हो गया। अब दूसरा चीज, रोगी कैसे सोता है, क्या नींद का पैटर्न कोई अनियमित है, उसके सोने, उसके नींद के पैटर्न से हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या उसको नर्वस सिस्टम के नसों की बीमारी है, नसों के प्रभाव की बीमारी है, क्या नसों की नरिशमेंट की बीमारी है। नींद के पैटर्न से और उसके थकावट के पैटर्न से, उसको जो थकान महसूस हो रही है उसके पैटर्न से हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या ये बीमारी बेशक सेंगुइन में है, तो क्या ये नसों की बीमारी बन रही है या फिर आपकी नसों के ऊपर की बीमारी बन रही है, नसों के अंदर की बीमारी बन रही है, नसों और मांसपेशियों की जुड़ावट की बीमारी बन रही है। वो उसके इन सिम्टम्स से क्लियर हो जाएगा। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि किस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर उसकी बीमारी हो रही है। थर्ड पॉइंट है इसमें, हर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं सेकंड पॉइंट को एक बार फिर से क्लियर कर दूं, नसों, नस के अंदर, नस और चमड़ी के जोड़ के अंदर, नस और मांसपेशियों के जोड़ के अंदर, क्या उसे जोड़ों में दर्द हो रही है, क्या उसे मसल में दर्द हो रही है, ये सारी चीजें उसके खून को और सेंगुइन टेम्परामेंट को शो करने की तरफ को जो उसका एक इशारा जाता है। जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये तीन इन्फॉर्मेशन रही आपकी मेन। क्या इन्फॉर्मेशन थी, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। फर्स्ट, टेम्परामेंट डायग्नोसिस से हमने क्या क्लियर किया, उसका टेम्परामेंट क्या है, नेचर क्या है। सेकंड पॉइंट में 15 पॉइंट से हमने क्या क्लियर किया कि इसकी जो बीमारी बन रही है या बन सकती है जो बीमारी, वो किस नेचर की तरफ या किस ऑर्गन सिस्टम की तरफ को इसकी जो बीमारी हो सकती है। थर्ड पॉइंट में हमने उसके जो सिम्टम्स हैं, आपके पास पेशेंट आया उसको कुछ ना कुछ सिम्टम होगा, उन सिम्टम के ऊपर डिस्कस किया। उन सिम्टम में मैंने आपसे 3 पॉइंट को डिस्कस किया। फर्स्ट, कि क्या उसका जो खाने पीने का है उसमें क्या चीजें हैं, खाने पीने में अगर पच नहीं रहा है तो आंतड़ियों की हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको वो सारी चीजों का डिस्कस किया। सेकंड, उसका क्या पेशाब के रिगार्डिंग, अगर क्योंकि देखिए जीआईटी जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी आ जाएगा, आपका लिवर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सेकंड, आपका केयू भी मेजर ऑर्गन सिस्टम में आ गया। और थर्ड आपका आ जाता है रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं पे आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अगर आपको देखने को मिलेगा जब नर्वस सिस्टम पे प्रभाव चलेगा तो रेस्पिरेटरी पे भी आना शुरू हो जाएगा। जब रेस्पिरेटरी पे प्रभाव आएगा तो नर्वस सिस्टम में भी प्रभाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि नर्वस में भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का रहता है और रेस्पिरेटरी में भी ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इस तरह से इन 3 क्वेश्चन के बेस पे जब आप पेशेंट से वो क्वेश्चन लेंगे, वो जानकारी लेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या उसका जो बीमारी है कौन से ऑर्गन में है, कौन से ऑर्गन सिस्टम में है। इस तरह से एक टेम्परामेंट डायग्नोसिस के बेस के ऊपर हमारा एक जो डायग्नोज है वो क्लियर हो जाएगा। पर अब इसमें क्या हुआ, ये एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। लेंथी प्रोसेस का मतलब हर पेशेंट पे कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लेना ही पड़ेगा आपको। जब आप इस तरह से 5 से 10 मिनट का समय लेके अपने एक डायग्नोज बनाएंगे, उस डायग्नोज को आप क्लियर करेंगे, तो वहां पे आपका पेशेंट का एक आपको क्लियर डायग्नोज जो है वो सामने आ जाता है। तो ये था हमारे फर्स्ट जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस का एक जो ओवरव्यू और रिवीजन। अब मैं आपको इसी से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूंगा।
जी, सबसे पहले मैंने देखा था एक ये हमारे डॉक्टर कर्ज सिद्धू करके इनका जो नेम आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है। आपने हैंड रेज़ किया है, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछें सर। देखिए, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, अपना क्वेश्चन खुल के पूछना है। गलत क्वेश्चन होगा वो भी सही डायरेक्शन में जाएगा, सही क्वेश्चन होगा वो भी सही डायरेक्शन में जाता है। इसलिए अपना क्वेश्चन हमेशा पूछना है, जो भी छोटी सी भी अगर आपको कंफ्यूजन है उसको भी पूछना होता है हमेशा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप 40-45 लोग जुड़ चुके हैं और मैं जैसे देख पा रहा हूँ इसमें मैक्सिमम यूजर्स भी हैं। तो टेम्परामेंट डायग्नोसिस से क्या आप अपने लेवल पे कभी ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच पा रहे हैं अभी? क्या मुश्किल होती है आपको पहुंचने में? कोई ऐसा पर्सन जो इसके बारे में रिप्लाई देना चाहे, कोई भी, क्योंकि मुझे मालूम है 1% रिप्लाई करेगा तो वही सेम रिप्लाई औरों का भी होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परामेंट के बेस के ऊपर आप ऑर्गन सिस्टम पे पहुंच पाते हैं? क्योंकि जो मैंने आज जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है उसमें मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम को कैसे पहुंचना है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, जी सर, जी जी जैसे कोई संगवाइन पेशेंट आया हमारे पास, जी जी अब उसको हमें A3 देना है और ठीक है। R15 में A3 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, जी तो जी क्या A3 जो है उसको हमको देना पड़ेगा कि जो पेटेंट में पड़ा है उससे काम चल जाएगा? सर पता क्या, देखिए पेटेंट तो अब आप तो पेटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि मैं A3 ना दूं, है ना, पर ओरिजिनल जी फॉर्मूला में हमें A3 यूज करना ही चाहिए, तब भी ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं, कभी कभी ये देखा मैंने। जी जी सर जी एक क्वेश्चन और है, जी जी जैसे स्किन को सॉरी, जैसे किडनी का पेशेंट मैंने देखा, जी जी तो उसमें मैंने किडनी स्टोन था, तो जी S6 L1 B और C6 बर्मियोन ये सब दिया मैंने, जी तो लेकिन जो है S6 C17 Y जो है एल्कोलिन में भी पड़ा हुआ है, जी 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 तो क्या कभी कभी देने के बाद मैंने देखा पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन बताने लगे या कुछ जी वो बताना शुरू कर दिया, तो जी उसमें मैंने जैसे एल्कोलिन बंद करा दिया, जी तो जी उसने उस समस्या उसकी खत्म हो गई। तो क्या बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है कि ओवरडोज नहीं हो जाता है कि S6 जो है अलग से भी दे रहे हैं और पेटेंट भी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पेटेंट का ना, पर अब ऐसा हुआ कि आपने उसका बंद करवा दिया टोटली, ठीक है। अगर आप वहीं पे उसका कम करवाते या पहले मान लीजिए कुछ समय के लिए आप एंजीप्लेक्स चला देते या एपिजैम चला देते, फिर उसके बाद दोबारा एल्कोलिन को चलाएंगे तो उसका एक अलग से रोल आ, मतलब वो दोबारा वैसी कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, अब जैसे आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है सर, एल्कोलिन किडनी स्टोन वाले को इसलिए देना जरूरी है क्योंकि किडनी स्टोन का जो फॉर्मूला है ना, वो आपका स्टोन को मूवमेंट करवा रहा है, क्रश करवा रहा है और प्रोसेस को लेकर करवा रहा है, ठीक है। पर जो एल्कला जब इस दौरान जब वो प्रोसेस हो रही होती है ना, तो आपके जो बॉडी होती है वो एल्कलाइन स्टेट से बाहर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एल्कलाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी को नॉर्मल नॉन पॉइजनस स्टेट में रखने का। अब हम उसमें अगर सिर्फ सोचे कि C17 से ही हम उसको नॉन पॉइजनस स्टेट में रख लेंगे तो वो कवर नहीं होने वाला, क्योंकि C17 पेशेंट के ऑर्गन को भी कंट्रोल करके रख रहा है, पेशेंट की जो चीज है उसको भी कंट्रोल करके रख रहा है ना, तो इसलिए अच्छा सर, जैसे जी एक चीज है सर, आप उसको पानी में दे दीजिए, एल्कोलिन को पानी में दे दीजिए, एक कप पानी में दे दीजिए, उसकी डोज को नेचर को चेंज कर दीजिए, वो जो चीज जो सिम्टम बने वो होना बंद हो जाता है डेफिनेटली। जी ठीक, ओके सर। जी एक सर ने बोला था कि हम नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए आखिर में आपको सिर्फ टेम्परामेंट से ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचने के लिए आपको पूरे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, आपको पूरा अपना एवोल्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर उस एवोल्यूशन के बेस के ऊपर आप ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, फर्स्ट हमने उसका टेम्परामेंट क्लियर किया, दूसरा हमने उससे 15 पॉइंट से उसकी जो नेचर ऑफ और डोमिनेंसी ऑफ टेम्परामेंट है, नेचर ऑफ टेम्परामेंट है और ऑर्गन सिस्टम की कौन सी तरफ को इशारा जा रहा है उसको क्लियर किया, और थर्ड हमने जो उसकी बीमारी है उसकी जो सिम्टम्स हैं उससे जब हमने यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन गई उसके ऑर्गन सिस्टम और टेम्परामेंट के रिगार्डिंग, और यहाँ पे जो उसके जो बीमारी है उसके सिम्टम्स के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन बनी।
अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को जब आपस में करेंगे, उसमें आप जो कॉमन चीज है उसको आप टिक करते जाइए, जो नॉन कॉमन चीज है उसको आप क्रॉस करते जाइए, उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस ऑर्गन सिस्टम की तरफ को क्लियर जा रहा है। पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन है उसमें भी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर मान लीजिए उसको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो ये कहीं ना कहीं पे आपका प्योरली कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी रह रही है, तो ये कहीं ना कहीं पे आपका प्योरली उसके रिगार्डिंग है, स्टमक के रिगार्डिंग है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी तो रह रही है, पर उसके साथ उसको अपच भी हो रही है, मेट्राजेनिक कंडीशन बनती है, या सही से खाना नहीं पचता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है या कम वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वहां पे उसका इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बीच में इंक्लूड हो गया। और उसके अलावा उसको खाना भी सही से पच रहा है और उसको वॉशरूम भी सही से आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, एसिडिटी भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो अपने आप में टाइटनेस महसूस कर रहा है, या उसको सही से भूख नहीं लगती है या भूख ज्यादा लगती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लीवर इन्वॉल्व हो गया है ना। तो इस तरह से आपके जो ऑर्गन सिस्टम है उसकी तरफ को इशारा जाना शुरू हो जाता है पेशेंट के जो सिम्टम है उसके बेस पे। फिर वहीं पे अगर आप उसके पेशाब के मतलब आप उसको अगर वो सिंग्वाइन का है, वो बता रहा है कि उसको सिर्फ उसके पेशाब में ही दिक्कत आ रही है, उसको कोई भी पेन नहीं हो रही है, तो वहां पे उसका केयूबी सिर्फ और सिर्फ केयूबी ही डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व है और कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है। पर वो बता रहा है कि पेशाब सही है, बार बार भी नहीं जाना पड़ रहा है, रंग भी काफी टाइम पे उसका नॉर्मली रहता है, पर हाँ उसको जोड़ों में दर्द हो रही है, शरीर में दर्द हो रही है। तो उसके जब दर्द हो रही है तो वो आपका नसों के, उसको अगर जोड़ों में दर्द हो रही है तो वो नसों का ही है पूरा, अगर उसको मांसपेशियों में भी दर्द हो रही है तो वो मसल्स के बीच में भी आ गया। तीसरा, वो आपको बताता है कि उसको थकावट भी हो रही है, तो यहाँ पे वो उसका नर्वस सिस्टम और नर्व्स और नर्वस सिस्टम, नर्व्स का मतलब हो गया नसें और नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया वो नसें और जो आपकी मांसपेशियों के बीच में जुड़ावट है, या नसों और आपके टेंडेंस में जुड़ावट है, जो सिग्नल देता है उसकी भी जो कमजोरी हो रही है उसकी वजह से बीमारी बन रही है, उससे आपको सेंग्वाइन में उसकी तरफ को एक इशारा चला गया। तो इस तरह से हम टेम्परामेंट के बेस पे, अकेला सिर्फ टेम्परामेंट के बेस पे हम कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है बीमारी में। उसके लिए पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें जो मैटर करते हैं, क्योंकि टेम्परामेंट से हमारा उसका सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और टेम्परामेंट और नेचर क्लियर होगा, पर जो उसके सिम्टम्स हैं उससे उसके जो नेचर और जो सिस्टम और या डोमिनेंसी है उसको हम जब को स्टडी करेंगे, को रिलेट करेंगे, उससे हमें उसकी जो एग्जैक्ट ऑर्गन है उसकी तरफ को हमारे को एक इशारा आना शुरू हो जाता है। जी, कोई क्वेश्चन किसी डॉक्टर साहिबान का जिससे लगे कि जिन्हें लगा कि इस क्वेश्चन में कुछ और उनको लगता है कि समझने की जरूरत है। कोई सीनियर डॉक्टर है हमारे यहाँ पे काफी, उन्हें लगता है जी सर बोलिए। सर जी एक क्वेश्चन और करना था जी सर। जैसे बुक्स में जो है जी जैसे कोई बीमारी है इसमें, जी तो इसमें जो है ब्लड और लिम्फ करके जो है दिया हुआ है। जी तो जैसे आंख पर गोली है, ब्लेफराइटिस करके है, तो जिसमें लिम्फ का दिया हुआ है, जी जी और कान का दर्द है, ईरेच है, तो ये जी ब्लड का दिया हुआ है। तो सर जो ये लिम्फ दिया हुआ है, ये ब्लड दिया हुआ है, जी जी तो सर इसमें क्या है, क्या लिम्फ लिम्फ वाली इसको मेडिसिन देना पड़ेगा? सर, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा लिम्फ के रिगार्डिंग मेडिसिन चला देते हैं या ब्लड के रिगार्डिंग मेडिसिन चला देते हैं, और अगर मैं पेटेंट की बात करूं, लिम्फ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप उससे उसको लिवोसा चला दीजिए या एंजीप्लेक्स चला दीजिए। ब्लड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे उसको आप मेगाटोन चला दीजिए या फिर एल्कोलिन चला दीजिए, आपको डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर एक अलग से सुधार देखने को मिलेगा। चाहे वो अब जैसे यहाँ पे लिखा है कोलरा लिखा है, ठीक है, ये आपकी लिम्फ की बीमारी है, उसको डेफिनेटली डायसेंट्री जैसी चीजें बन रही होगी, पेट में मरोड़े उठ रहे होंगे, तो उसमें आपको एंजीप्लेक्स चलाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की जो चीजें, जो ये ब्लड एंड लिम्फ लिखा है, इसमें आपको इस चीज, अभी हम इस टॉपिक तक पहुंचे नहीं है, हम पहुंचे हैं दूसरे वाले जो रिपोर्ट के ब्लड एंड लिम्फ है उस पर पहुंचे हैं। पर आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो इसमें लिखा है, ये इसलिए लिखा है, एक तो ये बीमारियां जो है ये ब्लड की डिसबैलेंस, विशेषण ऑफ ब्लड और विशेषण ऑफ लिम्फ, ये है इसका मतलब। अगर कोलरा बन रहा है तो वो आपको विशेषण ऑफ लिम्फ की वजह से बन रहा है, अगर आपको एयरबोर्न इन्फेक्शन हो रहा है तो विशेषण ऑफ ब्लड की वजह से हो रहा है, अगर आपको एलर्जी हो रही है तो विशेषण ऑफ ब्लड की वजह से हो रही है, अगर आपको एलोपेशिया जैसी चीज हो रही है, बाल को जा रहे हैं, तो वो आपको विशेषण ऑफ लिम्फ की वजह से हो रहा है। तो ये जो ब्लड एंड लिम्फ है ये आपको विशेषण ऑफ ब्लड एंड विशेषण ऑफ लिम्फ को कैटेगरी में लेके ये हमारा एक
रिसर्च है सर। सर जी ऐसे लिम्फ में आपने बताया इंजीप्लेक्स, और ब्लड में क्या देना पड़ेगा? सर देखिए, एल्कोलिन हो गया, मेगाटोन हो गया, केपिटोन हो गया, है ना? अच्छा, इसमें कोई दे सकते हैं। जी, ये आप यूज करेंगे तो पेशेंट को एक डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, अलग से जैसे ब्लड का है तो इसमें A3 दे सकते हैं? सर, संगीन देखिए टेम्परामेंट हो गया ना ओरिजिनल में फिर। तो आप देखिए, फिर ऐसा हो गया ना कि आप फॉर्मूला में नहीं डालिएगा। ओरिजिनल में एक अकेला बना के A3 का एक ड्रॉपर बना के दे दीजिए उसे, कि बोला भाई इसको जी। आपने दिन में 2 बार लेना है, अगले 1 हफ्ते तक लीजिए, 2 हफ्ते तक लीजिए। पर बाद में आपको उसको बंद करवाना ही पड़ेगा उन चीजों को। बाद में अच्छा आखिर में, सर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन और है। जी जी जैसे एक्यूट फेरेंजाइटिस है, गला पकना, जी जी तो जी इसमें दिया हुआ है S5B दिया हुआ है जी और C15G दिया हुआ है। जी तो सर जैसे लिम्फेटिक कोई पेशेंट है, जी जी तो उसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसी दवा आ रही है कि हम S5 दे रहे हैं, जी तो जी क्या S1 भी उसमें दे सकते हैं? सर, उसके से आप उसमें L1 यूज कर दीजिए, S1 S5 L1 BE कर दीजिए। अगर आपको नहीं उसको जैसे सर अगर आपको S1। उसको टेम्परामेंट के बेस पे ही जाना है ना। जी। हाँ, बाकी फिर ऐसा कि अगर किसी कारणवश उसे S5 पे रिजल्ट नहीं मिला तो आप आगे S1 देके कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 महीने का समय तो हमने पेशेंट से मांगा ही है। 2 हफ्ते में एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो वहां पे S5 को बदल के S1 करके देख लीजिए। नहीं सर, मेरा कहने मतलब ये है कि जैसे जो फार्मूला बुक्स में दिया हुआ है, जी ये फार्मूला तो मैं दे ही रहा हूँ, जी लेकिन जिस टेम्परामेंट का पेशेंट आ रहा है, जी उस टेम्परामेंट की मेडिसिन जैसे ब्लड ग्रुप इसमें दिया हुआ है, तो क्या जी। अलग से A3 दे सकते हैं? देखिए सर, मैंने आपको वही बताया ना कि दे सकते हैं, पर वो जो चीजें हो, अब देखिए हम रैपिड डोज भी तो बना के देते हैं। जी। रैपिड डोज बना के देते हैं ना हम पेशेंट को। हाँ हाँ, देते हैं। पर अब ऐसा तो नहीं कि उस रैपिड डोज को कंटिन्यू चलाना पड़ता है, उसको गैप भी देना पड़ता है ना। जी जी जी, इसलिए इन सारी चीजों को गैप दे दे के ही देना चाहिए। जी जी। आज इस चीज के ऊपर भी अच्छा सर, बात होगी, अभी जो एक प्रिस्क्रिप्शन के चीज ऊपर। तो इससे पहले आपने जो बताया था, जी कभी कभी पेशेंट को जैसे हम उसको लाइटर में दे रहे हैं, जी 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 तो वो काम करना बंद कर देती, जब स्ट्रांग दे देते हैं, जी तो जो आपने बताया था उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, चेंज करके जो दिया जी जी दिया जा रहा है। जी 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 जी। जी। वो तो, पर वो बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के लिए। जी सर, जगदीप सर बोलिए। डॉक्टर जगतार सिंह खोखर जी ने भी हैंड रेज किया, क्या आपका भी कोई क्वेश्चन है सर? जी उमा मैम, जी उमा जी, आप बताइए प्लीज। जी नहीं सर, मेरा अभी कोई जी क्वेश्चन जी, नो नहीं है। नो सर, नो नो इशू सर, उमा सर, नो इशू। अच्छा देखिए, मैं अभी तक हमारा ये आधे घंटे का सेशन हो चुका है और उसमें मैंने अपना जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस था उसका एक पॉइंट क्लियर किया है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको एक बार दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने पास्ट में किया है अभी कुछ दिनों में, उसको हम आगे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई इशू नहीं। अभी आगे का जो आज के हमारे सेशन के जो अगले दो पॉइंट हैं, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं और मुझे उम्मीद है कि उस समय आपके जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो टेम्परामेंट को मैंने अपनी तरफ से एक बार क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ कि जिसने अगर नहीं सुना होगा, ये टोटल 34 मिनट का टाइम हो रहा है, तो शुरू के अगर 34 मिनट को वो सुनेगा वीडियो के, तो उसमें जो मैंने बात करने की कोशिश की है उसको क्लियर किया गया है। और फिर से मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहूँगा कि प्लीज़ अपने क्वेश्चन को मेरे से इंडिविजुअली जरूर पूछें, और अपने पेशेंट्स को जब आप चेक करें तो उसमें भी एक बार जरूर हमसे डिस्कस करना स्टार्ट करें। इस चीज़ की हमारी गारंटी है कि आपकी जो प्रैक्टिस में एक और बढ़िया चीज़ नहीं आपको देखने को मिलेगी, तो अब आप हमें बताइएगा। डेफिनेटली आपको एक अच्छा जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी उससे, जब आप हमारे साथ मिलकर वर्क करने की, कंपनी और आप हम मिलकर वर्क करने की कोशिश करेंगे, तो एक डेफिनेटली अच्छा एक रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। अब इसी के साथ हम अपने सेकंड पार्ट पे जाएंगे, जो हमने डिस्कस किया था, पढ़ा है, वो है हमारा पल्स डायग्नोसिस। मैं बिल्कुल ब्रीफ में नहीं जाऊंगा।
पल्स डायग्नोसिस में हमने क्या चीज डिस्कस की है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू में बताऊंगा। ये मेन चार्ट है पल्स डायग्नोसिस का शुरुआती दौर के लिए। जैसे कि हमने टेम्परामेंट डायग्नोसिस में डिस्कशन किया है, मैंने आपको बताया कि वो आपको पेशेंट से क्वेश्चन पूछने हैं। पल्स डायग्नोसिस में हमने क्वेश्चंस को थोड़ा और इजी कर दिया है। टेम्परामेंट को देखिए, उसमें ओवरव्यू टेम्परामेंट का लीजिए, 15 क्वेश्चन पे मत जाइए। उसके फिर आप पल्स डायग्नोसिस के, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि सिम्टम्स क्या होने चाहिए, पेशेंट के क्या सिम्टम आपको बताएगा पेशेंट, उसमें हमने ये सिम्टम बताए हैं। जैसे कि ब्लड मैन्युफैक्चरर के लीवर के रिगार्डिंग पे क्या सिम्टम हो सकते हैं, स्किन आईज येलोइश कलर में हो सकती है, जॉन्डिस भी हो सकता है, उसको पास्ट में हुआ हो या फिर हाल ही में हुआ हो, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्लड मैन्युफैक्चरर ऑर्गन की तरफ को अगर हमने देखना है। तो इस तरह से हमने जो ये जो चार्ट है इसके अंदर हमने सारे जो सिम्टम्स है, पेशेंट आपको क्या सिम्टम बता सकता है, उसकी रिगार्डिंग हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप इस चार्ट को अपने माइंड में बिठा लेंगे, इस चीज की अच्छे से स्टडी कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको आगे चल के पेशेंट को डायग्नोज करने में इजी हो जाएगा। अभी तक क्या किया हमने, सिर्फ इस चार्ट को ही हमने स्टडी किया। दूसरा फिर हमने आगे क्या किया, उसमें ये चार्ट आपकी क्या सहायता करेगा, क्योंकि 3 मेनिस्कस के बारे में ये चार्ट बताया गया है। उन 3 आपने जब क्वेश्चन पेशेंट से क्वेश्चन पूछा या पेशेंट ने अपने सिम्टम बताए, आपको लगा कि ये जो चार्ट है इसमें जो ये चीज थी, जो सेकंड मेनिस्कस के बारे में बताया गया है, उसके ऊपर इसके जो सिम्टम मुझे दिख रहे हैं। फिर आपने अपनी मेनिस्कस को लिया, आपने पेशेंट की पल्स को टटोला और आपने पाया कि जो ये 2 मेनिस्कस है उनकी पल्स डिफरेंट है, और ये जिस मेनिस्कस के उसके सिम्टम टैली कर रहे हैं उसकी पल्स डिफरेंट है। इस तरह से शुरुआती दौर में आपको पल्स डायग्नोज करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा, ये चार्ट है मेन, इसमें सिम्टम्स बताए गए हैं सारे के सारे। आगे जी सर, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ बस क्वेश्चन में, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर दूं बात को। ये चार्ट है, इसमें सारे के सारे सिम्टम्स बताए गए हैं। ये सिम्टम्स आगे आके पेशेंट आपको अपने आके बताता है कि मेरे को ये सिम्टम्स है। इस चार्ट में से जिस फेस के अंदर या जिस चीज के अंदर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सिम्टम्स फिर आप उस चीज के अंदर, उस मेनिस्कस के अंदर जाके आप उसके पल्स के ऊपर जाएंगे, पल्स को स्टडी करेंगे तो पाएंगे अदर मेनिस्कस में उसके सिम्टम्स, जो पल्स का आभास है वो डिफरेंट है, और जिस मेनिस्कस के अंडर के जो सिम्टम्स उससे मिलते जुलते लग रहे हैं उसका आभास थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह से जब आप उस चार्ट को और मेनिस्कस को जब आप टैली करेंगे तो आपको पल्स डायग्नोज करने में थोड़ा आसानी होना शुरू हो जाएगा, और इन फ्यूचर चल के आप पल्स में इस तरह से महारत पा लेंगे। जी डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। जी डॉक्टर ओम प्रकाश जी। टेम्परामेंट डायग्नोसिस को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए समय लिया था क्योंकि टेम्परामेंट ही पल्स डायग्नोसिस का आधार है ना। पहले आप टेम्परामेंट को क्लियर कर लीजिए, आपको मालूम पड़ गया कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट का पर्सन है ये। फिर उसके बाद आपने पल्स डायग्नोसिस के जो सिम्टम वाला चार्ट है उससे आपने उसका देखा, तो आपको मालूम पड़ गया कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के अंदर ही आ रहे हैं, पर क्या वो उसके ब्लड मैन्युफैक्चरर में आ रहे हैं या यूज़र में आ रहे हैं या प्यूरीफायर में आ रहे हैं। जब आपने यूज़र या प्यूरीफायर या मैन्युफैक्चरर के जब सिम्टम्स को आपने चेक किया, फिर उसके बाद आपने उस सिम्टम को आपने पल्स से जब टैली करने की कोशिश की, आपको मालूम पड़ा कि जो उसके सिम्टम, जो 2 अलग पल्स जो मेनिस्कस है उस पे पल्स का आभास अलग है, और जो सिम्टम जिस पल्स मेनिस्कस से और जो सिम्टम टैली कर रहे हैं उसके जो टेम्परामेंट से, उस जो मेनिस्कस है उसका आभास अलग है। तो उससे आपको पल्स डायग्नोसिस पे एक महारत पाने में आपको आसानी मिलती है, पर उसके लिए बिना किसी शक की बात है आपको टेम्परामेंट डायग्नोसिस आना ही चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारा बेसिक था पल्स डायग्नोसिस का चैप्टर। इसको मैं ज़्यादा समय नहीं लगूंगा क्योंकि अभी हमने आज के सेशन में काफ़ी आगे बढ़ना है अभी। तो जो पल्स डायग्नोसिस है इसको आपको जानने के लिए ये चार्ट पढ़िए, और उसके बाद आप टेम्परामेंट डायग्नोसिस को अप्लाई करना शुरू कीजिए। जब आप इन 2 चीज़ों को मिक्स करके जब आप आगे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में आप पल्स डायग्नोसिस को भी महारत कर लेंगे। जी डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए।
सर आप डॉक्टर ओम प्रकाश जी प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है। अपना क्वेश्चन माइक ऑन करके पूछिए प्लीज, या आप जो बताना चाह रहे हैं माइक ऑन करके बताइए प्लीज। हेलो। जी डॉक्टर, ये यूजर नेम साहिब राव आ रहा है जी, बताइए सर प्लीज। हेलो। जी ओम प्रकाश जी जी डॉक्टर ओम प्रकाश ये सर। प्रोटीन लीकेज है, तो प्रोटीन लीकेज है तो वो उसमें कौन सी दवा चलती है इसमें सर लैपटॉप में? ये हमारा ना ये आपका यूरिन में प्रोटीन लीकेज वही ना? हाँ, यूरिन में ही प्रोटीन लीकेज होता है ना। जी 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 जी, इसका हमारा बुक में ही है, फॉर्मूला भी है। ये 160 पे जाएंगे हम। जी। सर इसमें एक फॉर्मूला है हमारा S6 और C6 सिर्फ, है ना? यस। S6 और C6। G6। जी जी, इसको हम यूज कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। उसके अलावा S6BE C6GE, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यस 6 BE C6GE। जी, इसी में प्लस। जी जी, इसको भी यूज कर सकते हैं। दो फॉर्मूला बन के एक S6, बिल्कुल सर, S2WE C6YE भी है, बिल्कुल सर। विजय शंकर सर ने भी लिखा है। देखिए इस बुक में आपको 3 मिलेंगे इसमें, पर आखिर में ये तीनों के तीनों भी आपके पेशेंट के सिम्टम्स के साथ जाके टैली कर रहे हैं, ठीक है, जी। कि उसको किस लेवल के सिम्टम है। जिससे शुगर वगैरह से ये डैमेज हो जाता है। जी 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 तो शुगर की वजह से डैमेज हो जाता है तो जी उसको जी प्रोटीन आने लीकेज हो जाता है। जी। देखिए सर, तो फर्स्ट उसके अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें हमने 3 फॉर्मूला को डिस्कस किया, ठीक है। पहला है S6 और C6, ठीक है। जब पेशेंट आपके पास पहली बार आया, आपने उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ S6 और C6 बना के दे दिया 2 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। जी अब उसको अपनी अनइजीनेस जो भी महसूस हो रही थी उसमें कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है? अगर आता है तो उसी को कुछ समय और कंटिन्यू कीजिए, है ना। जी नहीं आता है तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा S6B, सॉरी S3BE S2WE C6YE। जी 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 एस सर थ्री जी। बी सर S3B नहीं, S2W एस टू S2WE डब्ल्यू डब्ल्यू ई C6YE जी C6YE D6 YE। वाई। जी, और एक और हमारा फॉर्मूला है, वो है S6BE C6GE, ठीक है। अच्छा। जी, पर देखिए अब एक जो पहले क्या, जो S6 और C6 वाला फॉर्मूला है वो प्योरली आपका KUB पे चला गया, ठीक है। जी पर वहीं पे जो आपका S2 और C6 वाला फॉर्मूला है, S2WE C6YE वाला फॉर्मूला है, इसमें आपका KUB को तो हमने किया ही है, साथ में हमने ग्लैंडुलर को भी करने की कोशिश की है साथ में, है ना। S2 से आपका जी ग्लैंडुलर कवर हो गया साथ में, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका जी डायबिटीज वाला पेशेंट है, उसको हमने S2 वाला जब जी फॉर्मूला चलाया तो उसमें ग्लैंडुलर उसका डेफिनेटली कवर हो जाएगा। अच्छा। जी, तो इस तरह से हमें आखिर में, सर देखिए, ट्रायल एंड एरर के बेस पे ही हमें पेशेंट को करना होता है कुछ समय के लिए, तो है ना, क्योंकि एकदम से परफेक्ट जी फॉर्मूला तो बनेगा नहीं। ट्रायल एंड एरर का मतलब जी कि हमने उससे 3 महीने का समय मांगा, 1.5 महीने में हमने अपने मेडिसिन का फॉर्मूला और डोज को सेट कर लिया। जी तो इस तरह से हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गए, 10 में से 4 को आपको पहले फॉर्मूला पे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बचे 4 में से आपको अगले 4 जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो लास्ट के 2 बचे उसमें हो सकता है कि जो लास्ट का फॉर्मूला है उसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाए, है ना। तो इस तरह से हमारा जो पेशेंट है वो कवर हो जाता है सर। अच्छा। जी, बाकी फॉर्मूला मेकिंग में कहीं ना कहीं पे ऑर्गन सिस्टम को ध्यान में रखना पड़ता है, पर शुरुआती दौर पे हमें जब फॉर्मूला बनाना है तो उसमें हमको उसकी जो बेसिक कंडीशन है उसको फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि इसलिए जो सबसे पहला जो फॉर्मूला था
आपका पेशाब में प्रोटीन वाला वो S6C6 इसलिए दिया गया क्योंकि वो प्योरली KUB को हमने फोकस कर लिया, ना ही हमने उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी डाली, ना ही हमने उसमें कोई आपका हार्मोनल डाला या फिर आपका ग्लैंडुलर डाला या फिर आपका टेम्परामेंटल रेमेडी डाली, है ना। S6C6 देंगे तो KUB पे कोई ना कोई तो प्रभाव करना शुरू करेगा ना, वो कोई ना कोई चीज लेना शुरू करेगा तो उससे हमें कोई रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली जी। इस तरह ये इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो इस तरीके से आजमाया हुआ फार्मूला के सर देखिए, उस फार्मूले को अभी एक सर ने दे बोला दिया था जाओ जो ये होता जो जाए। हमारा इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है वो आपका है S2WeC6Ye। ये वाला फॉर्मूला आप फर्स्ट पहली बार में यूज कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे प्रोटीन जा रहा है तो ग्लैंड भी आपका डेफिनेटली इन्वॉल्व हो रहा होगा, है ना जी जी। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला जब देंगे तो 10 में से 4 को तो आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बचे 6 में से आपको हो सकता है कि कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ जाए इस फॉर्मूला में, इसको भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अब ऐसा है कि कोई पेशेंट है, अब देखिए सर आखिर में क्या हुआ कि आप इसी में ही 10 पेशेंट आप पेशाब में प्रोटीन वाले देखेंगे, पर उसमें किसी को जी पेट के भी रिगार्डिंग सिम्टम बन रहा होगा ना, किसी को शरीर में दर्द भी बन रही होगी, है ना। सिम्टम तो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे होंगे ना उसके अलावा हाँ, सिर्फ हर आदमी के अलग अलग डिफरेंट जी। सिम्टम आएंगे, तो सिम्टम के ऊपर ही दवाएं ऐड होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ऊपर पहली बार में ही और उसको ऐड नहीं करना है, लेकिन उसको पहले 2 हफ्ते मेन का ट्रीटमेंट दीजिए, 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट दीजिए, उसके बाद फिर अदर चीजों को ऐड करना स्टार्ट कीजिए सर। जी उसको कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले 2 हफ्ते उसको सिर्फ बिफोर मील आफ्टर मील फॉर्मूला दे दिया, 2 हफ्ते के बाद अगर लगता है कि कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं आ रहा है, साथ में C17WE, अगर पेशेंट क्या बोलते हैं उसको BP नॉर्मल रहता है तो C17RE दे दीजिए, अगर उसके अंदर कोई हाइपर कंडीशन बन रही है तो C17BE दे दीजिए, तो रैपिड डोज में, तो वो आपको एक डेफिनेटली अच्छा एक और रिस्पॉन्स दिलाने में कामयाब हो जाती है। फिर उसके बाद आप उसमें अदर जो मेन फॉर्मूला है उसमें ऐड कर दीजिए कोई चीज जी जी। वही तो कह ये रहे था हैं कि जी इसमें फार्मूला जो है जी 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 वो जो ऐड है उसी के अनुसार मतलब देख के चलना है, फिर आगे जो सिम्टम मिल रहा है उसके अनुसार उसको ऐड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, उस फॉर्मूला में जब आप ऐड करेंगे तो उसमें आपको हो जाएगा। कहीं पे आपको लगता है कि आपको S2 को यूज नहीं करना है, आप S1 को यूज करना है या S3 को यूज करना है, तो वहां पे आप उस फॉर्मूला को पूरा को बदले मत, या उसी फॉर्मूला में 2 चीजों को ऐड मत कर दीजिए। वहां पे जहाँ पे अगर S6 डाला हुआ तो वहां पे S1 कर दीजिए, S2 कर दीजिए। ये भी आप जो डॉक्टर है उसको अपने सोच से करना पड़ता है चेंज। जी जी इसमें अगर जैसे 2 फार्मूला चल रहा है, रिस्पांस आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसमें और फार्मूला उसी में अलग से ऐड करके देना पड़ेगा कि साथ में कि अलग से देना पड़ेगा? सर नहीं, उसी फॉर्मूला को ही आप चेंज कर दीजिए, जो आपने फॉर्मूला दिया है ना पहली बार में, जी उसी फॉर्मूला को आप आगे चेंज कर दीजिए जिसमें आपको लगता है कि इस चीज की जरूरत है। तो जैसे ही फार्मूला का रिजल्ट अगर उसको मिल रहा है तो दवा बंद होने के बाद तो जैसे शुगर है जैसे आदमी को, तो परमानेंट एलोपैथ आदमी दवा खा ही रहा है, जी जी तो उसी तरीके से इसमें भी दवा वो चलती रहेगी लॉन्ग में। सर नहीं, देखिए साल के जो तो मान लीजिए 5 साल से खा रहा है, 10 साल से खा रहा है, उसको हम 1 साल का टोटल ट्रीटमेंट, उसके अलावा हर 2 से 3 महीने के ऊपर गैप दे दे के उसको बोलते हैं कि जर्नल चेकअप करवाते रहे हमसे, ठीक है। और अगर कोई हाइपर कंडीशन बनती है तो उसमें जैसे अपना पेटेंट चला दिया, R32 चला दिया, R30 चला दिया या R23 चला दिया, है ना। जो उसकी जी दवाई है उसको हम पहले 6 महीने के अंदर उसकी दवाई को खत्म करेंगे, अगले 6 महीने में उसकी शुगर को बेसिक कंट्रोल करेंगे, और उससे अगले 2 से 3 साल में एक रेगुलर अपडेट लेते लेते उसकी सारी दवाइयों को बंद कर देंगे सर। कोई भी हमारी दवाई भी लंबे समय तक नहीं चलाएंगे सर अच्छा। जी, चाहे वो शुगर हो, चाहे फिर BP हो, बॉडी चाहे के कोई भी ऊपर ऐसी कंडीशन हो। फिर बॉडी के ऊपर कवर करता है कि बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर पा रही है नहीं कर पा रही है, किसका चल रहा है नहीं चल रहा है, जी वो चलाने के बाद ही सर, कंफर्म होगा। अब मैं आपको इस पे एक चीज और बताता हूँ। देखिए, कभी भी रिपोर्ट के नॉर्मल होने का नहीं सोचना आपने। आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, अब क्या हुआ जी कि वो 1 साल से आपका कर रहा है वर्क, है ना जी जी, 1 साल से मतलब वो आपसे दवाई ले रहा है, ठीक है। अब क्या उसके सिम्टम जी भी सारे खत्म हो गए, उसके अदर फैक्टर भी खत्म हो गए, पर उसकी जो रिपोर्ट है जी वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं आ रही है, ठीक है। आप जी उस जी समय अपनी दवाई को ड्रॉप करवा दीजिए,
मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगले 3 साल तक उसकी रिपोर्ट बेशक नॉर्मल नहीं आएगी, पर उसको सिम्टम दोबारा नहीं होने वाला है ना। उसको उसको उम्र भर तक सिम्टम नहीं दोबारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आखिर में जो रिपोर्ट होती है ना, वो होती है मीन वैल्यू। जैसे हमारे उसमें आता है ना एवरेज वैल्यू, मैथ में पढ़ते थे मीन मीडियम मोड, एवरेज वैल्यू, एवरेज जो चीज होती है, तो ये रिपोर्ट जो होती है वो मीन वैल्यू के ऊपर बेस पे आती है रिपोर्ट्स आखिर में। तो ये मीन वैल्यू के बेस पे हम आगे उसमें करते हैं, और इसलिए हम जब उसके सिम्टम सही हो जाए और अगले 5 से 6 महीने तक उसके सिम्टम सही रहे, तो हमें अपनी दवाई को ड्रॉप कर देना चाहिए, हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए। जी बस जो एलोपैथी की दवाई है उसको ड्रॉप करने का जो मेन तरीका है वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आगे भी उसका डिस्कस होना था आज। उसको कैसे ड्रॉप करवाना है कि पहले 1 महीने तक अपनी दवाई को चलाओ और साथ में एलोपैथी वाली दवाई को भी चलने दो। फिर अगर 1 जी। महीने के बाद अगर वो रोज दवाई खा रहा है तो उसको 1 दिन का गैप लेने के लिए बोलो, अगले 1 महीने के लिए। फिर उससे जी। अगले 1 महीने में आप उसको जो 1 दिन का गैप था उसको 3 दिन का गैप करवा दो। फिर उससे अगले 1 महीने में उसके 3 दिन के गैप को हफ्ते में 1 बार करवा दो। इस तरह से 6 महीने के अंदर उसकी जो दवाई है वो हफ्ते में 1 बार हो जाएगी। फिर कहीं ना कहीं भी आप उसको और ड्रॉप भी वो करवा सकते जैसे हैं। जी कंडीशन जैसे वो आ रहा है ठीक, तो ऑटोमेटिक खुद ही कम हो जाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल नहीं कंडीशन कम हो रहा है तो सर, उसी पे वो चलता रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत मेहनत, उसमें हम उसको एकदम से ड्रॉप नहीं करवाएंगे या उसको रेगुलर करने के लिए बोलेंगे, पर उसके बावजूद भी हम उसमें उसको ड्रॉप करवाते हैं। मैंने कहा सर देखिए 6 महीने के अंदर चाहे जैसा मर्जी पेशेंट हो, 10 में देखिए 2-3 पेशेंट ऐसे निकल आते हैं जो उनकी एक्चुअली क्या होता है, एग्जॉस्ट हो गई होती है बॉडी दवाइयाँ खा खा के, इसलिए हमारी दवाई भी असर नहीं कर पाती है। पर 10 में से 8 पेशेंट ऐसे होंगे ही होंगे जिसपे हमारी दवाई डेफिनेटली असर भी करेगी और उसकी दवाई भी बंद होगी सर। जी जी डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। क्या कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, है। हमारा क्वेश्चन ये है। जी सर। हेलो सर। जी सर। जी एक महिला पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, करीब 6 महीने हो गया ट्रीटमेंट जी होते हुए। जी जी उस सीकेडी का केस था, उसका किडनी का जीएफआर पहले उसका 36 था, जी लेकिन अभी हमने जो एग्जामिन करवाया फिर से तो उसका 42 आ गया जीएफआर। जी और किडनी में उसकी गांठ थी जो है पहले 24x21 mm की थी और एक 15x16 mm की थी। जी तो गांठ की साइज भी कम हुई है, जो इस समय हो गई है उसकी जो है 15x16 mm की, और दूसरी वाली तो भी सेम है। जी और डायबिटिक भी है, लेकिन उसको रिस्पांस अच्छा है। हमने D5 का फार्मूला अभी चला रखा है, क्या उसको चेंज करना पड़ेगा सर? जी जी सर, देखिए अब आप में और हमें तो सर पहले भी डिस्कस हुआ है, जो इस तरह का पेशेंट हो ना जी जी उसको 3 महीने के बाद एक बार D4 कर जी लेना चाहिए हमें। जी 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 तो इसमें अब इस केस तो इस में हमें बार उसको उसको चेंज। D4 करना है सर। जी 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 ओके सर। डॉक्टर सरवर आलम जी हैं, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं थोड़ी सुन रहा था। जी जी कोई इशू नहीं सर। तो देखिए अभी आज का जो मेन जो टॉपिक है वो हमारा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन का ही टॉपिक होने वाला है। ये डॉक्टर ब्यूटी कुमारी जी, जी प्लीज। हाँ जी सर, जी जी मैम। जी आवाज आ रही है सर? जी मैम। हाँ, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया लूज मोशन, जो कि देखिए अपने किताब, जी 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 जो आपके जो फॉर्मूला जो बुक है जी उसमें आप चेक करिएगा सही से, जी तो वहां पे लिखा गया है, हिंदी की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो जी बता रहे हैं हम। भूलने का रोग, ये जी किस प्रकार से मैम, लिखा गया एक्चुअली पता है क्या, बुक जी में? जी ये आप पुरानी बुक की बात कर रहे हैं ना? राइट। जी जी मैम, एक्चुअली क्या है ना, अब देखिए हमने भी हम भी एक पल को थोड़ा सा एक्सपर्ट, चलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि, पर ये जो सारे ना एक मतलब नोवाइस हैंड्स से हुआ है, ठीक है? तो उस समय क्या हुआ कि आप मान ओके। लीजिए कि हमने प्रिंटिंग वाले को हमने अपना मटेरियल बना के दे दिया है ना, हम्म। वहाँ पे वो ऊपर नीचे वाला फॉर्मूला होगा, उससे वहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में मिस्टेक हो गई, तो उस चीज़ों की वजह से थोड़ी सी हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं। इसी तरह से हुई है ड्वार्फिज्म। जी 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 ड्वार्फिज्म जी का मतलब हो गया हाइट छोटी होनी, जी जी ठीक जी है? उसमें उन्होंने उस जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, जी 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 तो जी इस तरह से क्या होगा ना, मिसकंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक जी है? जी तो जी ये जो नए जी आए हुए हैं ना,
जी, जी, उनमें जी, कंफ्यूजन बुक्स क्रिएट होगा जी, 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 जी। क्योंकि वो शायद हिंदी लैंग्वेज से आए हो, जी, तो जी, जी। उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो समझने में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? जी, 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 तो जी। आप इस चीज़ का ध्यान ध्यान दीजिए और आप जी, जी, जी। चेंज करवाइएगा उसको, जी, मैम। ठीक है? जी, मैम, बिल्कुल। हमारे ये डॉक्टर रामेश राय मौर्य जी। जी, आपका भी हैंड रेज़ है। सॉरी सर। जी सर, वो कभी-कभी ये प्रॉब्लम आती है जी। कि प्रोस्टेट के साथ पेशाब में बदबू आती है। जी, जी, जी। तो जो प्रोस्टेट का फ़ॉर्मूला है उसके साथ तो कुछ और ऐड करना होगा या केवल बस प्रोस्टेट के फ़ॉर्मूले से काम चलेगा? सर इसमें ना एक हमारा फ़ॉर्मूला इसके लिए भी है, पेशाब में बदबू आने वाला फ़ॉर्मूला भी है वैसे। 1 सेकंड रुकिए। अच्छा, इसमें नहीं है ना वो? ये आपका जो सर जैसे प्रोस्टेट वाला तो हम इसमें देते ही हैं, ठीक है, फ़ॉर्मूला। पर जी, उसके अलावा जैसे कि अल्कलाइज़र वगैरह भी हमें यूज़ करना चाहिए, अल्कोलिन वगैरह यूज़ कर लेना चाहिए। बाकी अब कहीं न कहीं पे उसमें आपकी कोई डीजेनरेशन हो रही है, ठीक है? जिसकी वजह से वो जो स्वेलिंग बन रही है, तो उसमें आप C17 को यूज़ करवा सकते हैं। जी, C17EE हो गया, C17RE हो गया, C17BE हो गया। इसमें आप C17BE को यूज़ करवाएँगे तो एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि जिसमें डीजेनरेशन हो रही है उसमें BE को यूज़ करना चाहिए। जी। जी। ओके सर। तो यहाँ तक था हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस का। जो हमारा अभी जो रिसेंट चल रहा है, उसके ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा-सा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर आना चाहूँगा मैं। क्योंकि चलिए प्रिस्क्रिप्शन पे आने से पहले मेरी अभी क्या है कुछ बीते दिनों में जैसे वीडियोज़ देख के या कुछ डॉक्टर्स ने बुक्स भी मँगवाई। अब देखिए ऐसा है कि आप बुक्स को यूज़ कर के वीडियोज़ देखिए ओ और ये बुक के फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करके इसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप रिज़ल्ट ले सकते हैं। अगर आप मैं आपको यहाँ तक का एक हमारा एक एक्सपीरियंस है कि सिर्फ़ ये हमारी दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरी कंपनी की दवाई जिसमें आपको 5% 10% रिज़ल्ट पे नहीं मिलता ना, वहाँ पे भी आपको 20 से 30% रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से आ जाता है। हाँ, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है वो चीज़। वो भी हमारा एक एक्सपीरियंस है क्योंकि डॉक्टर हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्होंने भी अच्छी तरह से आज़माने के बाद ही उस चीज़ को किया है। इसलिए अगर किसी डॉक्टर को ये इन्फॉर्मेशन लेने के बावजूद भी एक रिज़ल्ट या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो मेडिसिन भी हमारी एक बार यूज़ ज़रूर करके देखे। क्योंकि जब आप जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसकी मेडिसिन के बेस पे जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप सोचें कि आप इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ करेंगे, मेडिसिन आप किसी और की यूज़ करेंगे और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो आप मेडिसिन वाले को भी कोसे और जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी कोसे, तो वो एक सही बात नहीं होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब हम जाएँगे प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे। जो प्रिस्क्रिप्शन वाला चैप्टर है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। बुक में जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 है। इसमें एक तो है फर्स्ट है डाइल्यूशन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है और प्रिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। प्रिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट में हमने बताया है कि आपको ओरिजिनल मेडिसिन कब तक देनी है, फिर पेटेंट प्रोडक्ट कब देना है। जैसे लिखा कि शुरू के कुछ समय ओरिजिनल मेडिसिन दीजिए, पर उसके बाद पेटेंट को भी इंक्लूड कीजिए इस चीज़ के ऊपर। फिर लास्ट में है जो ये वाला पार्ट है, पोर्शन है चैप्टर पेज नंबर 124 पे, उसमें हमने लिखा है प्राइमरी, इसमें स्टेजेस टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्राइमरी स्टेज टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंडरी स्टेज टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्राइमरी स्टेज टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन। एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब हुआ?
एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ कि जैसे कि अभी हमने बताया कि उसमें बुक का फॉर्मूला दे दिया, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन। कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन में हमने उस फॉर्मूला को D4 में करना है, D5 में चलाना है, D6 में चलाना है, वो आपका कंक्लूसिव में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड फाइनल स्टेज टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वो आता है आपका एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन। एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन आपका 1.5 से 2-3 महीने के बाद दिया जाएगा। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको 50 to 60% रिलीफ आ गया। अब उस रिलीफ के बाद उसको हमने कैसे प्रिस्क्राइब करना है, क्या फॉर्मूला में चेंजेस करने हैं, वो आपका एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन में आता है। और लास्ट होता है आपका रिपर्टरी प्रिस्क्रिप्शन। रिपर्टरी प्रिस्क्रिप्शन का जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम उसमें बिफोर मील फॉर्मूला, जो क्योंकि 2 फॉर्मूला दे रहे हैं, एक बिफोर मील एक आफ्टर मील, स्कोरोफ्लोसो का फॉर्मूला और कैंसरसो का फॉर्मूला। जो बिफोर मील फॉर्मूला होता है उसमें हम स्कोरोफ्लोसो को बंद कर देते हैं, और आफ्टर मील फॉर्मूला जो कैंसरसो वाला फॉर्मूला होता है, जो रिपर्टरी ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम उसको लास्ट के 2 से 3 महीने तक चलाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसको हमने आफ्टर मील फॉर्मूला बना के दे दिया सिर्फ, और बोला कि अगले 2 महीने आपको इसको कंज्यूम करना है, तो रिपर्टरी से हमें डेफिनेट हो जाता है कि ये जो बीमारी है उसको दोबारा लौट के नहीं आने वाली है। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड था उसको प्रिस्क्राइब कैसे करना है, पेशेंट को कैसे कंज्यूम करवाना है। तो उसमें लिखा गया है, मैं उसको एक बार हूबहू बोल के बताऊंगा। फॉर 2 weeks to 4 weeks डॉक्टर शुड ओनली प्रिस्क्राइब बिफोर मील, आफ्टर मील फॉर्मूला, टैबलेट एंड सिरप। इफ पेशेंट got any kind of result, then don't change the prescription method for 1 month and make sure to add patents such as R series drops, जो हमारे ड्रॉप्स है, और स्पेशल प्रोडक्ट आफ्टर 2 weeks और 1 month। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सप्ताह से 4 सप्ताह तक डॉक्टर को केवल भोजन से पहले और भोजन के बाद का फॉर्मुलेशन देना है, टैबलेट देना है और सिरप देना है। यदि रोगी को असर आता है उस चीज़ से, तो उसको आप 4 सप्ताह से टोटल आगे 3 महीने तक लेके जा सकते हैं। और उस 3 महीने के दौरान में आपको उसे बीच में 8 सीरीज जो हमारे ड्रॉप्स है उसको भी ऐड करना है, और कैसे उसको ऐड करना है उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा प्रिस्क्राइब फर्स्ट डोज फॉर्मूला ऑफ पेशेंट फॉर 30 to 45 डेज। 1 महीने से 1.5 महीने तक फर्स्ट डोज फॉर्मूला देना है इन D5। If the patient is getting relief, then use same formula for 3 month। अगर D5 में रिजल्ट मिल रहा है तो उसको 3 मंथ तक D5 में ले जाओ। फिर उसके बाद D5 को आप D4 या D6 में जो कन्वर्ट करना है वो 3 महीने के बाद कन्वर्ट करें। और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 1.5 महीने के बाद उसको D4 कर दीजिए या D6 कर दीजिए। वो आपको बीमारी के जो नेचर है उसके ऊपर देखना है। अब आता है प्रोटोकॉल। ये तो था प्रोसीजर। प्रोटोकॉल क्या रहता है? प्रोटोकॉल है बिफोर मील फॉर्मूला जो आपको यूज करवाना है, आफ्टर मील फॉर्मूला कैसे यूज करना है। बिफोर मील फॉर्मूला, आफ्टर मील फॉर्मूला, पेशेंट शुड टेक दीज मेडिसिन जस्ट 5 मिनट बिफोर एंड 5 मिनट आफ्टर द मील। जो बिफोर मील फॉर्मूला और आफ्टर मील फॉर्मूला है, इसे खाने से 5 मिनट पहले और खाने के 5 मिनट बाद लेना है शुरुआती दौर में। ये हमारी बेसिक प्रिस्क्रिप्शन है। पर उसके अलावा इसको 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद कैसे लेना है उसके ऊपर भी थोड़ा मैं बताऊंगा। विद नॉट मोर देन 30 ml वाटर, पेशेंट विल पुट 15 ड्रॉप्स ऑफ बिफोर मील फॉर्मूला एंड आफ्टर मील फॉर्मूला इन मेडिसिन। पेशेंट क्या करेगा, 30 ml पानी लेगा गिलास में, उसमें 15 बूंदे डालेगा बिफोर मील फॉर्मूला की और बिफोर आफ्टर मील फॉर्मूला की। खाने से 5 मिनट पहले और खाने के 5 मिनट बाद उसको लेना स्टार्ट करेगा। 2 हफ्ते में अगर उसको उस पर रिस्पॉन्स आता है तो उसी डोज को वो कंटिन्यू रखेगा। और अगर नहीं आता है तो उसको या तो वो खाने से 5 मिनट पहले और खाने के 5 मिनट बाद डायरेक्ट ऑन टंग 5 से 10 बूंदे लेगा, या फिर वो खाने से आधा घंटा पहले और खाने से आधा घंटा बाद 1 गिलास पानी में 20 बूंदे डाल के, 15 से 20 बूंदे डाल के कंज्यूम करेगा। पर उसको वो लंबे समय नहीं चलाएगा। जो 2 डोज मैंने आपको अलग से बताई है उसको 3 दिन चलाया, फिर दोबारा जो हमारी बेसिक डोज होती है खाने से 5 मिनट पहले खाने के 5 मिनट बाद उस पर आ जाना है, ये करेगा। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा, कब मालूम पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इस सवाल का जवाब देने लगूं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट यूनिक होता है, उसके बेस पे ही होगा। पर
कुछ पेशेंट को आपको हमसे लाइव डिस्कस करना पड़ेगा। जब आप उनको डिस्कस कर लेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस तरह के पेशेंट में हमें इस चीज़ को यूज़ करना है, और अगर इस तरह का पेशेंट है तो हमें इस चीज़ को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आके आपको हमसे डायरेक्टली डिस्कस करना ही पड़ेगा, तब जाके जो ये प्रिस्क्राइब में आपको कैसे यूज़ करना है उसको एग्जैक्टली उसका आपका जो क्वेश्चन चला जाता है सर। तो यहाँ तक था हमारा जो बेसिक बिफोर मील और आफ्टर मील का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है। इसमें किस किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन होती है? एक होती है रैपिड डोज। रैपिड डोज आता है आपका जो C17 का जिक्र किया गया, C17WE, C17RE या C17BE। हर घंटे में या 2 घंटे में 5-5 बूंदे डायरेक्ट ऑन टंग ये आपको देनी है। इसको भी आपको लंबे समय नहीं चलाना है, 1 हफ्ता चलाया, 2 हफ्ता चलाया, फिर बीच में गैप लीजिए, हफ्ते भर का गैप लीजिए, फिर उसके बाद हफ्ता चलाइए, फिर हफ्ते का गैप लीजिए, फिर हफ्ता चलाइए, फिर हफ्ते का गैप लीजिए। रैपिड डोज को इस तरह से यूज करना चाहिए। सेकंड आता है आपका सिरप ऑइंटमेंट। सिरप्स होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं। इसको कैसे यूज करना है? टैबलेट्स एंड कैप्सूल। जो सिरप है और टैबलेट और कैप्सूल है इसको आपको रेगुलर यूज करना है, इसको आपको बंद नहीं करना चाहिए। बिफोर मील और आफ्टर मील के साथ इसको लंबे समय तक चला सकते हैं, पर उसके अलावा जैसे ड्रॉप्स हो गया या हॉट कंप्रेस हो गया या अदर चीज़ें होगी उसको कुछ समय चलाइए फिर बंद कीजिए, फिर कुछ समय चलाइए फिर बंद कीजिए। इस तरह से आपको उसको करके प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना चाहिए। सिरप जो लेना है वो खाने से 10 मिनट बाद 1 चम्मच पूरा पीना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा इंसान हो। जो छोटा 5 साल से छोटा है उसको तो आप छोटा सा जो ढक्कन होता है वो पिला दीजिए। जो 5 साल से ऊपर का है उसको आप 1 चम्मच जो है खाने से 10 मिनट के बाद 1 चम्मच दे सकते हैं। कभी अगर 2 सिरप चला रहे हैं तो उसमें जो एक तो TDS वाला सिरप चल रहा है, एक को मॉर्निंग एंड इवनिंग चला दीजिए। मॉर्निंग जैसे उठा 1 चम्मच पिला दीजिए, इवनिंग में 5 से 6 बजे के बीच में 1 चम्मच पिला दीजिए। ये था सिरप का। जो टैबलेट है और कैप्सूल है उसको सिंगल टैबलेट लेना चाहिए। कई बोलते हैं कि साइज या mg के बेस पे भी होता है, नहीं, इसमें आप सिंगल लेंगे तो भी आपको एक वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। सिंगल टैबलेट TDS चलाना है। कुछ टैबलेट्स को आपको ODS भी चलाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पेन के लिए दे रहे हैं तो उसको ODS चला दीजिए आप। जैसे 823 दे रहे हैं उसको ODS चला दीजिए। BP के सोच के दे रहे हैं, 814 दे रहे हैं तो उसको ODS चला दीजिए। तो इस तरह से कुछ टैबलेट को ODS भी चला सकते हैं आप। ऑइंटमेंट को आपको जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके ऊपर लगाना चाहिए। एक मटर के दाने जितना लेना है आपको उसमें एक्सट्रैक्ट करना है और उसको अफेक्टेड एरिया पे लगाना चाहिए। मान लीजिए किसी को चमड़ी का रोग है, बहुत बड़ा रोग बना है, तो वहाँ पे ज़्यादा है तो 3 से 4 मटर के दाने जितना वो आपका पूरा फैल जाएगा, है ना। तो ये आपका उस पर जो पेशेंट को आप डायरेक्ट अप्लाई करवा सकते हैं। बात आती है R3 ड्रॉप्स की। इफ़ पेशेंट हैज़ फेल्ट एनी रिलीफ ड्यूरिंग प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट देन आस्क देम टू टेक ड्रॉप्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर पेशेंट को जो बिफोर मील और आफ्टर मील का फॉर्मूला है उससे रिलीफ आता है तो जो R सीरीज का ड्रॉप्स है उसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में चलाएं। सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास पानी में 25 बूंदे डाल के पिला दीजिए। शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 1 गिलास पानी में 25 बूंदे डाल के पिला दीजिए, अगर उसको रिलीफ आ रहा है बिफोर मील और आफ्टर मील फॉर्मूला से। सेकंड, अगर आपको इफ पेशेंट हैज़ नॉट फेल्ट एनी रिजल्ट देन आस्क देम टू टेक दिस मेडिसिन एज रैपिड डोज। रैपिड डोज की तरह लेने के लिए बोलिए। अगर कोई रिजल्ट ज़्यादा खास नहीं मिला तो R सीरीज का ड्रॉप लें, हर 1 घंटे में 5-5 बूंदे डायरेक्ट टंग पे पीना शुरू करें तो उससे आपका एक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। ये आ गया आपका दूसरा तरीका ड्रॉप्स को लेने का। तीसरा आपका बिफोर मील एंड आफ्टर मील की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और इन दी एंड आता है आपका अल्टरनेटिव डोजेज। अब अल्टरनेटिव डोज का कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है? मैंने आपको बताया कि बिफोर मील फॉर्मूला और आफ्टर मील फॉर्मूला 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, बट डायरेक्ट ऑन टंग। इस तरह से आप 3 तरह से बिफोर मील फॉर्मूला को यूज करवा सकते हैं। पर उसके अलावा चौथा तरीका एक और होता है बिफोर मील फॉर्मूला को यूज करवाने का, और वो होता है आपका अल्टरनेटिव डोजेज। अल्टरनेटिव डोजेज में क्या होता है इसको एक बार मैं बोल के बताऊंगा। व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन आस्क द पेशेंट to take both medicine which is before meal and after meal on the regular interval of every hour for at least 24 hours to 48 hours. For example, ask patient to take 5 drops directly on tongue on the gap of every hour. In first hour they will consume 5 drops of before meal medicine. In second hour they will consume 5 drops of after meal medicine. Then repeat this process throughout the day. दवा लिखते समय
रोगी को भोजन से पहले और रोगी को भोजन के बाद की दवाएं हर घंटे के नियमित अंतराल पर कम से कम 24 से 48 घंटे तक लेने के लिए कहें। उदाहरण के लिए मरीज को हर घंटे के अंतराल पर सीधे जीभ पर 5 बूंदे लेने को कहें। पहले घंटे में वो भोजन से पहले की दवा लें 5 बूंदे जीभ पे, दूसरे घंटे पे भोजन के बाद की दवा, फिर तीसरे घंटे पे भोजन से पहले की दवा। इस तरह से ये होती है आप हमारी अल्टरनेटिव। पर इसको भी आपको लंबे समय तक नहीं चलाना है, 3 दिन तक चलाइए। उसके बाद जो दोबारा जो नॉर्मल डोजेज होती है, बिफोर मील फॉर्मूला, आफ्टर मील फॉर्मूला, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद 30 ml पानी वाले पे उसको दोबारा लेके आना है हमें, क्योंकि वही हमारा स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन रहना चाहिए। जो अदर प्रिस्क्रिप्शन, जो अदर तरीका है, वो अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है या स्टैग्नेशन बन रही है या रेजिस्टेंस बन रही है, तो उसको तोड़ने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें उस तरह को यूज़ करना चाहिए। जब हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ये था हमारा अल्टरनेटिव डोज। लास्ट था हमारा जो होता है वो होता है हॉट कंप्रेस। हॉट कंप्रेस का जो रहता है वो आपसे बताया ही गया है। हॉट कंप्रेस में आपको उसे किस तरह से अफेक्टेड एरिया में एक गर्म पानी होना चाहिए, उसमें आपको पानी को, कपड़े को डाल के, फिर कपड़े को निचोड़ के, फिर उससे आपको हॉट कंप्रेस करना है। तो ये था हमारा प्रिस्क्रिप्शन का, बेसिक प्रिस्क्रिप्शन का। कई डॉक्टर्स को कन्फ्यूजन होती है प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे, वो ये चीज़ का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को सुन के उनके वो जो कन्फ्यूजन होता है कि कब क्या हमें करना है, उसको वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अब आपके क्वेश्चंस को का उम्मीद रखता हूँ। डॉक्टर नसीम जी हैं, इन्होंने काफ़ी देर, सॉरी, डॉक्टर नफीसा अली जी हैं, इन्होंने काफ़ी देर से अपना हैंड रेज किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज़। सर जी हेलो, जी मैम प्लीज़। शुगर 180 है, उसके लिए कौन सी दवा यूज करेंगे? किस चीज़ के लिए मैम? सर डायबिटीज के लिए 180 है। ओके, अच्छा। अब एक चीज़ हमें और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब पेशेंट होता है उसको बीमारी तो होती है, उसके साथ उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ना, उन चीज़ को भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो आपका डायबिटीज़ वाला फॉर्मूला है, पुरानी वाली बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें तो आपको डायबिटीज़ के अंडर ही मिल जाएगा। जो नई बुक है उसमें आपका ये फॉर्मूला नंबर, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़। एंडोक्राइन, पेज नंबर 189 एंडोक्राइन वाले पेज सेक्शन में है इसका डायबिटीज़ का फॉर्मूला, न्यू बुक के अंदर। यस सर। 189 में आपका जी, इसमें थर्ड फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, डायबिटीज़ मेलिटस 1 मेलिटस 2। इसको आपने फोकस नहीं करिए, डायबिटीज़ का मेन फॉर्मूला यही है हमारा, S6L1BE C6N1YE। S6L1BE C6N1YE, ये हमारे 2 फॉर्मूला रहते हैं। ये फॉर्मूला को आपको पेशेंट को करवाना है। अभी मैंने आपको बताया, अल्टरनेटिव फॉर्मूला बताया, डोजेस के तरीके बताए, फिर आपका बिफोर मील आफ्टर मील तरीका बताया। आपको इस 2 फॉर्मूला को, अगर आपके पास पेटेंट नहीं है तो कम से कम 3 महीने में आपको डोज को इन 2 फॉर्मूला को डोजेस के उस लेवल पे घुमा के देखना चाहिए। अल्टरनेटिव करके देखिए, रैपिड करके देखिए, फिर खाने से 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद डायरेक्ट टंक करके देखिए, अगर रिजल्ट नहीं आता है खाने से आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद करके देखिए, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इस तरह से आपको जब ये करके इस फॉर्मूला को यूज़ करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक जो वो चीज़ है रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, मैंने शुरू में आपसे बोला कि हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसका जो रिलीफ है या फिर जो उसके सिम्टम्स है वो क्या होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया, डायबिटीज़ का पेशेंट आया, उसको सिम्टम बने हुए हैं, दवाई लेना स्टार्ट कर दी, 3 महीने में उसके सिम्टम खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, 6 महीने में सब कुछ खत्म हो गया, पेशेंट नॉर्मल हो गया, पर उसकी जो डायबिटीज़ है वो पूरी तरह से नॉर्मल रेंज में नहीं आ रही है। तो अगर हम सोचें कि इसको अब नॉर्मल रेंज में भी आ जाना चाहिए, हम उस समय क्या कर सकते हैं कि 6 महीने का बीच में गैप ले सकते हैं। उन्हें बोलें कि हम गैप लेंगे क्योंकि आपके सिम्टम खत्म हो चुके हैं। उतनी देर के लिए उसको हमने कुछ फॉर्मूला बना के दे दिया कि अगली बार अगर आपको लगता है कि दोबारा आने लगता है तो आपने ये मेडिसिन उस समय ले लेनी है, पर तब तक मत लीजिएगा कि जब तक आपको दोबारा सिम्टम ना आए। तो आप पाएंगे कि अगले 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक हो सकता है कि उसको वो चीज़ की जरूरत ही ना पड़े, उस दवाई की जरूरत ना पड़े, और उसको उसका बेशक जो शुगर की वैल्यू है वो उतनी बनी रहेगी, पर उसके जो सिम्टम्स हैं, जो उसको खराबी महसूस होती है, वो कभी भी खराबी महसूस नहीं होगी। ये चीज़ एक बार को हमको देखने को जरूर मिलती है। सर एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर दीजिएगा। जी मैम,
S6L1BE, ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 1 और बिफोर मिल फॉर्मूला। सेकंड है C6N1YE, ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 2 और आफ्टर मिल फॉर्मूला। अब अगर हम इसे पेशेंट को दे रहे हैं, उसके 2 हफ्ते के लिए दिया, उसके सिम्टम्स में रिलीफ आ जाता है तो उसको एज इट इज चलने देना है, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद। अगर किसी कारणवश रिलीफ तो आया पर बहुत कम आया है तो उसे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद डायरेक्ट टंग पे दे दीजिए 10-10 बूंदे या 5-5 बूंदे। और रिलीफ जरा भी नहीं आया है तो आप उसे आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद 1 गिलास पानी में 15 से 20 बूंदे डालने के लिए, 20 बोल सकते हैं आप, 20 बूंदे डालने के लिए दे दीजिए। 1 घंटा पहले वो उसको पानी को पी ले, फिर उसके बाद खाना खाए, फिर उसके बाद वो आधा घंटे के बाद वो खाना खाने के आधा घंटे के बाद वो फिर 1 गिलास ले, उसमें आफ्टर मिल का पानी, आफ्टर मिल फॉर्मूला के 20 बूंदे डाले एक पूरे गिलास पानी में, उसमें कम से कम तो आपको 200 से ज़्यादा ml से ज़्यादा पानी होता है, उसको कंज्यूम करे पर 3 दिन तक। फिर उसके बाद दोबारा उसको अगले 1 हफ्ते के लिए उसे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद करना है, फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा उसे 3 दिन के लिए जो डोज है वैसे करनी है। इस तरह से आप उसको करवाएंगे तो आपको एक रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिलता है पेशेंट्स में। चेंज उसी में करना है जिसमें रिजल्ट ना आए। जी, इसके साथ किन्हीं और का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर सुखजीत बराड़ जी ने अपना हाथ खड़ा किया है, हैंड रेज किया है, क्या आपका क्वेश्चन प्लीज? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, एक पेशेंट है रेनाइटिस पिगमेंटोसा का जी सर, उसका जो ट्रीटमेंट है अपने एलोपैथी में। जी 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 जी। ये आपने क्या बोला, रेनाइटिस बोला ना? हाँ जी सर, आइज की प्रॉब्लम है। जी 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 जी, ओके। एक सेकंड रुकिए, मुझे जितना लगता है शायद से इस बार के उसमें कुछ डाला भी गया इसके रिगार्डिंग पे। रेनाइटिस, ओके रेनाइटिस, जी जी 146 जी सर। ये जो हमारा फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वो है S12C5BE। सर S12 सर, S12C5BE। सर कौन सा डिल्यूशन सर? सर ये हमने पहले D5 में ही देना चाहिए हमें ना। देखिए डिल्यूशन का हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे पहले D5 दीजिए। अभी मैंने जब अभी टॉपिक चल रहा था उसमें बताया ना कि शुरू के 1.5 महीने तक D5 दीजिए, है ना, 2 हफ्ते से 1.5 महीने तक। 1.5 महीने तक आप उसकी डोज को चेंज करते रहिए। फिर उसके बाद अगर कोई रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहा या फिर एक बार आके रुक गया है तो उसमें फिर D4 कर दीजिए उसको। ओके सर। सर ये बिफोर मील आफ्टर मील सर भी कुछ सर देना ये होगा? देखिए, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमने पहले भी बताया था ये बीमारी नहीं है, ये मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। डिजीज और मेडिकल कंडीशन में फर्क होता है कुछ, है ना। जी सर। जो डिजीज होती है उसमें तो हमारा बिफोर मिल आफ्टर मिल फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो मेडिकल कंडीशन होती है उसमें हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें बिफोर मिल और आफ्टर मिल फॉर्मूला बहुत कम देखने को मिलता है आपको। जी सर। जी सर इसका रिजल्ट कोई आपके सर निगाह में होगा कोई सर, इसको देखिए रिजल्ट हम मैंने मिला आपको होगा? क्या बताया सर, देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते ही हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट, ठीक है। हाँ, जी। पर क्या होता है कि 100% रिकवरी कभी भी नहीं हो पाती मेडिकल कंडीशन में, पर जो ओके सर। अनइजीनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, जो पेशेंट को तकलीफ दे रही होती है चीज़ वो ख़त्म हो जाती है, और एक जगह पे आके वो न्यूट्रल स्टेज पे आके रुक जाती है वो चीज़। जी सर। जी ओके सर। यानी डॉक्टर जगजीत निमाना जी ने अपना हैंड रेज किया है, आपका कोई क्वेश्चन? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी सर। सर एक्चुअली मेरा ना पेशेंट है, पाइल्स का लेडीज पेशेंट है, जी तो 2 महीने का मेडिसिन चलते हैं, मैक्सिमम ठीक है, वो बोल रहे कि जब तक ले रहे हैं तब तक ठीक है, बाई द वे 1-2 दिन गैप पड़ जाता है तो फिर कंडीशन ऐसी ही हो जाती है। जी जी 2 मंथ हो गए कंटिन्यू। जी तो इस बार मैंने वैसे दे रहा था, इस बार मैंने 6 कर दिया, फॉर्मल चेंज किया इसका थोड़ा ओके। डिलीशन।
चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली D6 का रोल होता है जिसको बोलते हैं हाइपर सप्रेशन, ठीक है। जी। अब पहले आप इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज बताइए, वो लेडीज को पाइल्स कितने समय से है? अप्रोक्स साल 1.5 साल। सर देखिए, पाइल्स वगैरह जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ना, इसमें हमें कम से कम साल भर तो ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, ठीक है। जी जी 6 महीने का टोटल कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलाइए, फिर उसके बाद गैप लीजिए, ठीक है। वो भी गैप ओके। जब लेंगे उसमें भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो वो रेगुलर कंज्यूम करता रहे पेशेंट, ठीक है। ठीक फिर है उसके बाद साल के बाद फिर उसमें हम टोटल ड्रॉप करवाएंगे, क्योंकि जो ये कंडीशंस होती है ना, जैसे पाइल्स होती हैं या ये चीजें होती हैं, ये हाइपर कंडीशंस होती हैं, ये बहुत जल्दी पेशेंट दोबारा रीअपियर हो जाती हैं। जी। इसलिए इसमें हमें ओके लंबा सर। ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। बाकी आप सबसे एक ओके रिक्वेस्ट सर। रहती है, हम इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर हैं, हमारी दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं है। पेशेंट को अगर आप जी शुरू में ही गाइड कर देंगे ना अच्छे से, वो आपके पास उम्र भर भी टिक के जाता है। ये आप पे डिपेंड है कि आपने उसको गाइड जी कैसे किया है। जी तो आपने जैसे बताया सर, जी आप उसको D6 दीजिए, पर मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि D6 लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाती है। फिर उसके रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए और आपको कुछ समय बीच में गैप लेना पड़ेगा, फिर दोबारा दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आई थिंक ओनली फॉर 15 डेज मैं उसको उनको एक बार दिया D6 में। जी जी, नेक्स्ट नहीं साल दे में सकते फिर हैं। देखिए, महीने भर के लिए दीजिए, है ना, जी। पर उसके बाद फिर आपको उसको दोबारा D4 कर देना चाहिए। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। जी थैंक यू सर। किन्हीं और डॉक्टर का कोई क्वेश्चन? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, नमस्कार नसीम जी। सर मेरा एक पेशेंट है सर, पाइल्स का। जी सर उसके जो बाद से मस्से हैं सर, वो मस्से नहीं सर जा रहे हैं। सर, पता है मस्सा जाएगा टोटल कम से कम तो 1 से 1.5 साल लगेगा, ठीक है, जाने में। जी उसका सूख जाएगा 3 से 6 महीने के अंदर। जी जी जी। अभी कितना? अच्छा जी सर, रिलीफ हो जाता है। जी जी जैसे ब्लीडिंग ग्लिम वगैरह जो है बंद हो जाती है। जी 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 बशर्ते इतना आता है कि उसको जो मस्सा जैसे फूलता है, जी फिर जी वही जी। कंडीशन हो जाती है सर। पता क्या, आप मुझे ये बताइए कि कितने समय ट्रीटमेंट दिया गया, पहले ये बताइए उन्हें। सर समथिंग मैंने 3 मंथ दे दिया था पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, जो पाइल्स वाला है उसको कम से कम शुरू में बोल देना चाहिए कि 6 महीने से कम का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। जी 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 अब जी मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आपने उसको जी। चार्जेस क्या किए होंगे 3 महीने के टोटल ओवरऑल में, क्या लमसम क्या अकॉर्डिंग कैसे सर? चार्जेस, अमाउंट चार्जेस क्या रहा होगा? कोई खास नहीं सर, समथिंग वही 700 रुपये लगभग। पर पर 2 हफ्ते का? नहीं, 1 हफ्ते का सर। 1 हफ्ते का? चलिए कोई जी इशू नहीं है, थोड़ा सा अपने जो चार्जेस है उसको हमें और भी ड्रॉप करना चाहिए, है ना, जो हमारा। जी जी देखिए सर, जब कोई पेशेंट लंबा चल जाए ना, उसमें जी 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 आपको अपने चार्जेस को थोड़ा सा आप एडजस्ट करना ही चाहिए हमें, है ना, क्योंकि जी अब जी ऐसा कि उस पेशेंट को टिकाना जरूरी है सर हमें। जी 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 क्योंकि 6 महीने तो उसके लगने ही वाले हैं। शुरू में आपने एक जी। चार्ज कर लिया, कोई इशू नहीं है, पर आखिर में वैसे देखिए सर, हम जी साइकोलॉजिकल इफेक्ट में जब आप उसको पैसे का भी जब थोड़ा सा इफेक्ट देना शुरू करते हैं ना, तो जी पेशेंट जी जी टिकता है ना। और सबसे बड़ी बात है, 6 महीने से तक का समय लगेगा, तब जाके इसका जो मस्सा है वो सूख जाएगा, खत्म नहीं होगा, सूखेगा, ठीक है। फिर उससे अगले 6 महीने का समय लगेगा, जब वो बिल्कुल जैसे पपड़ी बनती है वैसा बन जाएगा। फिर उसके जी बाद का 6 महीने का समय लगेगा, जैसे जख्म, जब चोट लगती है उसके ऊपर जख्म बनता है ना, जी 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 वो वैसा बन के झड़ जाएगा, ठीक है। वो नेचुरली ऑपरेशन हो गया ना। जी। जी, तो ये चीज़ सर का, जी जी, इसलिए कम से कम फाइव अब उसमें इतना लंबा समय चला उसका, है ना। अब पेशेंट भी अपनी जगह सही सोच रहा है कि यार मैं इतने लंबे समय तक इतना हैवी पे भी नहीं कर पाऊँगा, है ना। जी 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 जी, जी इसलिए मैंने तभी तो क्या बोला कि पहले से ही पैसा भी उतना ही लो, क्योंकि पेशेंट आपके पास गारंटी से वो उम्र तक टिकने वाला पेशेंट है सर आपके पास। इसलिए ये मत जी सोचो जी कि मैं मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि साल भर में ये चला जाएगा, नहीं, वो साल में नहीं जाने वाला सर, क्योंकि 10 में से 8 पेशेंट को आपकी दवाई खाने के बाद कुछ ऐसा आभास होता है ना, जो कि उसको अभी तक की दवाई खाने से कभी हुआ नहीं होता है। जी जी। और अगर वही नहीं, दवाई उसको सस्ती में, रिलीफ अच्छे से आता है सर। जी रिलीफ अच्छे से शुरू स्टार्टिंग से आता है। जी जी जी, बशर्ते इतने पेशेंट इतना ही बोलता है कि मस्सा खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा चलिए अभी तो सिर्फ एक पाइल्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो ओवरऑल चीज की जी बात कर रहे हैं। तो जी इसलिए इसलिए मॉनेटरी लेवल जो है वो बहुत मैटर करता है इसमें सर,
क्योंकि देखिए ऐसा है, वो आपको उम्र भर लगा के लाखों रुपए देने वाला है, पर हम सोचते हैं कि सोचते नहीं है, एक जनरल सा कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि हमें मालूम है साल के अंदर उसने वैसे भी ठीक हो ही जाना है, उम्र उसने लगानी भी नहीं है। पर फिर कहीं पे कई पेशेंट ऐसे होते हैं 6 महीने में उनको एक बहुत अच्छा रिलीफ आ गया। ऐसा पेशेंट भी आता है कब, जब उसकी हद से पार हो जाता है, ठीक है। हद को हम बोलेंगे 100%। जब आप वो आपसे ट्रीटमेंट लेने आए, जब वो 100 से 110 पे पहुंच चुकी है उसकी चीज, ठीक है। उसने आपसे 3 महीने दवाई ली, वो दोबारा 80% पे आके पहुंच गया, तो फिर दवाई छोड़ देता है। फिर अब ऐसा कि हमारे तो जब उसको रिलीफ यहीं पर आ जाती है सर, नहीं देखिए, एलोपैथी से जब वो 80% पे आता है ना, वो एलोपैथी वालों को भी छोड़ के जाता है, पर जब वो एलोपैथी 80% पे आता है तो 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर दोबारा वो 110% पे पहुंच जाता है, ठीक है। पर हमारी दवाई खाने के बाद तो वो 4-4 5-5 साल तक वो 80% तक बना रहता है सर। अब वो फिर वो 4 साल के बाद दोबारा आपके पास लौट के आता है, जी सर मैं उस समय आपके पास आया था, मैंने दवाई खाई थी, मुझे फर्क तो पड़ गया था, पर मैंने छोड़ दी दवाई, है ना। जी, तो ये चीज का ध्यान रखते हुए पैसा भी उतना लो। हमारा जो सबसे बड़ा सेंटर भी ये होता है ना, वो भी 500 रुपए से ऊपर नहीं ले रहा आज के समय पे, है ना। अगर वो पेटेंट में सब कुछ चला देता है, अगर बहुत बड़ा पेटेंट चलाता है तो महीने का बहुत नहीं तो 3000 रुपए का पैकेज बनता है उसका, है ना। तब जाके बहुत बड़ा पेटेंट चलाने पे, नहीं तो 2000 से ऊपर का कोई भी महीने का पैकेज नहीं दे रहा, बना रहा। सर एक पेशेंट और भी है मेरा सर, यूट्राइन फाइब्रोइड का है सर जी। तो उसको रिलीफ काफ़ी आई हुई है सर, बशर्ते इतना है मतलब पहले उसका पेट जी लगता था तना हुआ, जी। तो उसका पेंडू जो है उस पे मतलब सूजन काफ़ी लगती थी सर, पेट भी बहुत नॉर्मल हो गया है जी। एकदम, नीचे से पकड़ो तो अच्छे से पकड़ में आता है। जी। जी। बशर्ते इतना बोलता है कि बार बार में जैसे पैलों में उसके जलन जैसी महसूस होने लगी है, बताता है। जी। तो अभी इसमें समथिंग आपने पता क्या, देखो ऐसा है कि हार्मोनल एक्टिवेशन है ये, ठीक है। जो जलन वगैरह होती है ये हार्मोनल एक्टिवेशन का ही ज़्यादा होता है। जब बताती है कि पैर रखते हैं तो ये लगता है चुभन जैसी मचती जी है जी सर, जी 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 जी। और फीवर भी आता है सर। गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन भी अपीयर हो रहा है। जी वो तो ठीक ठीक है सर। है, इसमें आप और कुछ मत कीजिए, जर्नल सा 2 हफ्ते के लिए एंजीप्लेक्स चलाइए और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए एल्कोलिन चला दीजिए, जी बस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें C17W और C17BE को यूज करवाएंगे ना, जी तो उसका फिर जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाएगा सर, असर का तरीका, है ना। क्योंकि वो ओरिजिनल के फॉर्म में जा रही हो शरीर में ना। जी जी। वैसे कंडीशन अच्छी है सब कुछ, जी जी जी। यही इतना ही बताया नहीं उसने। देखिए सर, ऐसा थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ रिपर्टरी होता रहता है, उसको तोड़ने के लिए पेटेंट को यूज करते रहो तो हल्का हल्का। जैसे अब देखिए, आपने बताया कि उसको जलन हो रही है, चुभन हो रही है, ठीक है। पर वहीं पे एक चीज और क्या साथ में है, गैस्ट्रिक की कंडीशन या फिर उस तरह की कंडीशन है ना, तो वहां पे उसको आप उसका पेटेंट दे दीजिए, डेफिनेटली उसकी जलन और चुभन में भी फर्क आ जाएगा, है ना। अगर यहीं पे उसको गैस्ट्रिक नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, पर वो बोलता कि मेरे को जलन और चुभन तो हो रही है पर साथ में थकावट महसूस हो रही है, अकड़न महसूस हो रही है, तो उसमें हम उसको मेम्ब्रोटोन या फिर आपका मेगाटोन सिरप दे देते हैं ना, तो उसमें असर आना शुरू हो जाता। तो इस तरह के थोड़े से हमें अपने पहलू को रखे हुए आगे चलना चाहिए, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो दोबारा कंटिन्यू हो जाता है। ओके सर। डॉक्टर मनोज पनवार जी हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर एक थोड़ा सा डिस्कस करना था, रेट सिंड्रोम करके जो होता है ना, रेट सिंड्रोम, 2 साल का एक बेबी है जी जी। उसको रेट सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है ओके। रिपोर्ट में, बाकी कितनी ही जांच कराओ सब नॉर्मल आता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक एक रिपोर्ट होता है टेस्ट, उसमें रेट सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है बच्चे को, और बर्थ से 5-6 महीने तक 8 महीने तक बच्चा ठीक था। जी जी जी। और उसके बाद से ही उसको डिफेक्ट आने लगे, उसकी स्पीच जो है वो भी नहीं हो पा रही है, प्रॉपर बोल नहीं पाता है वो, और सुन भी नहीं पाता है, सुनता तो है पर फोकस नहीं कर पाता है। जैसे अगर म्यूजिक बजेगा तो म्यूजिक को सुनेगा, उसकी तरफ उसका अटेंशन जाएगा, लेकिन हम अगर बात करते हैं कुछ बुलाते हैं तो नहीं सुनता है। जी जी। और ऑटो मूवमेंट होता है, उसके हाथ पैर ऑटोमेटिक हिलते हैं, जी। इम्बेलेंस है, मतलब इधर उधर देखना, ऐसा इस तरह की हरकत है। जी जी। और कॉन्स्टिपेशन रहता है, इस तरह की चीजें आती है। रेट सिंड्रोम के ही सिम्टम है वैसे सारे। जी। तो इसमें क्या प्रोटोकॉल हम दे सकते हैं सर? वैसे तो मतलब पहले एलोपैथी मैं में आपको एक चीज और बताऊंगा ना। देखिए ऐसा है कि
अब आगे से आगे ना ये लोग जो खासकर जो मॉडर्न साइंस सिस्टम वाले ना, ये बहुत ज़्यादा नाम देने शुरू हो गए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ स्पेशल चाइल्ड केस और ज़्यादा से ज़्यादा जी बेल्स पाल्सी या सेरेब्रल पाल्सी करके वो निपटा देते थे, है ना? जी जी अब वो और भी नाम देने लगे हैं, ठीक है? पर अब जी एक और चीज़ है, अब जैसे आपने बताया कि शुरू के 6-7 महीने तक वो सही था, ठीक है? तो क्या उस समय जब इस हाँ जो इसको ये चीज़ें अपीयर होने लगी, क्या उस समय ये बीमार हुआ था? बुखार वगैरह या किसी भी तरह की कोई बीमारी हुई थी? नहीं सर, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये चीजें होने लगी उसको, धीरे तो धीरे आई है सिम्टम, अचानक ऑटोमेटिक से नहीं हुआ है। डिग्रेड होता गया शुरू के 6-7 महीने के अंदर अपने बर्थ के बाद में, है ना? हाँ अब जी अब इसमें भी हमारे को एक कुछ चीज़ जाननी है। क्या 2-3 चीज़ों में, क्या एक तो कि क्या मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नहीं सर, क्या फैमिली हिस्ट्री नहीं है कुछ भी, जी? फैमिली में हिस्ट्री ऐसी कुछ भी नहीं है, जी। मतलब नहीं, मदर सब को ठीक कोई ठाक है मतलब। प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन बनी हो? नहीं सर, पूरा नॉर्मल था शुरू से आखिरी तक उनका, मतलब ओके, थायराइड वगैरह भी सब ठीक था, ओके। ब्लड प्रेशर वगैरह और सब नॉर्मल था, प्रेगनेंसी नॉर्मल। किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं बना इसमें, है ना? नहीं नहीं, तो इसका मतलब बच्चा भी क्या है? एकदम हेल्दी था, 8-9 महीने तक कुछ भी ऐसा जी, मतलब अलग बिहेव नहीं था बच्चे का, नॉर्मल जी, बच्चों की तरह ही था। जी, लेकिन उसका मतलब कि स्पीच उसका डेवलप नहीं हो पाया, स्किल उसकी, जी, 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 और अदर बच्चों से अलग उसका बिहेव रहता है, बैठ भी नहीं पाता है वो, उसके मसल्स लूज रहते हैं, मतलब जी, खुद से वो बैठ नहीं पाता है, उसको सपोर्ट लगता है, जी, जी, और हाथ पैर ऑटोमेटिक हिलते रहते हैं उसके इधर जी, उधर, जी, मतलब जी। इस तरह की चीजें हैं। कोई इश्यू तो नहीं सर, मैंने भी देखिए। यही बोला उसके जी, पेरेंट्स को। जी, पता क्या सर, मैंने मैंने कहा वही मॉडर्न बताया साइंस में, जी, जी, जी। जी, बोलिए, बोलिए, आप जिन बोल चीजों रहे की थे? दवा नहीं है, मैंने कहा उनको नाम देने का भी अधिकार नहीं है, या तो जी, दवा लेके आओ उस चीज जी, की, जी, जी, तो जी, बीमारी का नाम बताओ। जी, मैंने जी, कहा इसको कुछ नहीं समझता हूँ, बच्चे के मोटर सिस्टम पे कोई डिफेक्ट होगा, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तो हमारी जो रेमेडी है फंक्शनल है, और हम फंक्शनल रेमेडी देंगे बच्चे को, पूरी उम्मीद है कि इसको रिलीफ होगा धीरे धीरे। जी, तो वो आ रहे हैं मेरे पास दिखाने वैसे जी। बच्चे को लेके, सर उन्होंने आप रिपोर्ट भेजा था और इस तरह की बात बोली। जी, आप इसमें सेरेब्रल पाल्सी वाला ही चलाइए सर। ओके। क्योंकि आखिर में इन जनरल देखा जाए तो सेरेब्रल पाल्सी पाल्सी जैसे भी सिम्पटम है ही हैं ये, है ना? जी जी क्या बोलते हैं, अफेक्टिंग मूवमेंट्स, फिर बैलेंस, बॉडी पोस्चर, डिसबैलेंस, एबनॉर्मल बॉडी हाँ पोस्चर, सर, बिल्कुल। है ना? उसके अलावा एक जो और चीज़ ऐड होगी वो कि आपका स्पीच फैक्टर और आपका जो नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग पे चीज़ें आने शुरू होगी, है ना? तो कोई इश्यू जी नहीं है, जी आप इसको पहले जो है ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अब ऐसा ना सर, पर अब ओके। ये पेशेंट है, ठीक है? हो सकता है कि 6 जी महीने में सही हो जाए पूरा, पर इसको कम से कम अगले 3 साल तक रेगुलर कंसल्ट करके दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब तक ये 10 बिल्कुल। से 12 साल तक का नहीं हो जाता पेशेंट, मेल है जी या फीमेल है, जब तक इसका सेकेंडरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं जी कंप्लीट होती है, तब जी तक हमको इनको आपसे थोड़ा-सा डिस्कशन में रहना ही चाहिए और हल्का-हल्का कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी करते रहें, जी है ना? बिल्कुल। जी। ठीक है सर। अच्छा, इस एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ देखे आ इसमें रही सर, आ रही, मतलब आप इस फ़ॉर्मूला को चेक कीजिए ना, इसमें पूरा फ़ॉर्मूला लिखा गया है, इसमें एक्सटर्नल जो है वो आरई होल स्पाइन पे दिया गया है। रेड इलेक्ट्रिसिटी मसाज ऑन होल स्पाइन। ओके, हाँ जी, हाँ। ठीक ठीक। जी, ओके सर, जी, ओके जी। थैंक यू। जी, थैंक यू सर। जी, किन्हीं और डॉक्टर का कोई क्वेश्चन? आपके क्वेश्चन में जाने से पहले आज का जो हमारा रिवीजन सेक्शन था वो पूरा हो चुका है। रिवाइज में मैंने आपको पल्स डायग्नोसिस के रिगार्डिंग पे भी बताया कि कैसे उसमें आपको रिवाइज करना है उसको। टेम्परामेंट के रिगार्डिंग भी बताया गया। उसके अलावा जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन था उसके रिगार्डिंग भी बताया गया। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है या कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ा आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूँगा, अगर कोई पूछेगा मैं आगे जवाब भी देना रखूँगा, स्टार्ट करूँगा। बाकी आप सबसे पहले से रिक्वेस्ट यही की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके पेशेंट को कंपनी के साथ डायरेक्टली डिस्कस करें। आप सब यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, आपको कंपनी के बारे में भी मालूम है, आपको कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में मालूम है, और जो कंपनी के सुपर सेटअप्स हैं या जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे भी आप कहीं ना कहीं पे मतलब जानते हैं आप उनको और उनके बारे में मालूम रखते हैं, ठीक है? आप उनसे भी अगर जब जानेंगे ना तो आप यही चीज़ पाएंगे
कि शुरू के साल 2 साल तक उन्होंने भी डॉक्टर संजीव शर्मा सर को ही के साथ मिलके ही काम किया है, तब जाके वो एक सुपर लेवल तक पहुंचे हैं, है ना। हम क्यों बोलते हैं कि 30 पेशेंट कम से कम होने चाहिए, हम क्यों बोलते हैं कि 20 नहीं होने चाहिए, 35 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 30 का ही आंकड़ा क्यों लिया है हमने? आखिर में ये भी एक हमारा जर्नल एक्सपीरियंस है सर या डॉक्टर्स, क्योंकि जब आप 30 पेशेंट को चेक करते हैं ना, तो उसमें अगर कोई टूटने वाले का नंबर भी बनेगा तो उसमें आपको एक जुड़ने वाले का नंबर भी बनेगा, सही होने वाले का नंबर भी बनेगा। हो सकता है कि 10 में से आपको एक सही नंबर ना बन पाए, क्लियर अपीयरेंस ना हो पाए, पर 30 में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लियर होता ही होता है। इसलिए आपको कम से कम शुरू में 20 से 30 पेशेंट को चेक करना ही चाहिए कंपनी के साथ। तो किन्हीं डॉक्टर्स का कोई कंसर्न पॉइंट, किसी को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, किसी को रिजल्ट आ रहा था रुक गया हो, या किसी ने अभी मेडिसिन यूज़ नहीं की है, वो कुछ सोच रहा है कि इस ऐसा यूज़ इसलिए नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, ऐसे कोई कंडीशन? आप सबके जरिए, इस ऑनलाइन सेशन के जरिए जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उन सबसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ेंगे तब हम आपको एक एक्यूरेट सर्विस भी प्रोवाइड करवा पाएंगे, और आपका जो एक लेवल है हमारे साथ जुड़ के, अगर आज आप इस लेवल पे हैं ना, तो हमारे जुड़ के आप इस लेवल पे ही जाएंगे, कभी यहाँ से यहाँ नहीं जाने वाले। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिस्टर्बेंस जाएगी, नहीं, वो भी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और हम भी आपको आगे ही बढ़ाने में यकीन रखेंगे सर। क्योंकि अगर मुझे ही रिजल्ट के बारे में बताना हो, मैं पिछले 2 साल से वर्क कर रहा हूँ एज ए कस्टमर केयर सर्विस में। हमने इस लेवल का भी रिजल्ट देखा है कि जहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल के बेस पे, और जब जिस पर्सन को वो रिजल्ट मिल जाता है, फिर वो खुद ब खुद पेटेंट को यूज़ करता है, क्योंकि पेटेंट का अपना एक सच में रोल है। आज हमारे को अपना इतना कॉन्फिडेंस है ना कि हम सिर्फ पेटेंट जब चला देते हैं ना, वो पेशेंट को बोलते हैं कि भाई तेरे को ये उम्र भर तक खाना पड़ेगा, तेरे को ये बीमारी जितनी है ये इतनी ठहरी की ठहरी रहेगी। तो वो उसके साथ होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे खासकर पेशेंट आपके पास इतनी एग्जॉस्ट कंडीशन में आता है बीमारी से कि उसको हम ओरिजिनल देंगे तो कोई ना कोई हाइपर कंडीशन बन सकती है या डाउन कंडीशन बन सकती है। तो हम उसको पहले पेटेंट चलाते हैं शुरू के 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक। ऐसे भी हमारे पास कई पेशेंट देखने को मिलते हैं। जब पेटेंट चलाते हैं तो उसके सिम्टम धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने आप में रिलीफ रखता है। फिर उसके बाद उसको ओरिजिनल चला के उसकी बीमारी को कवर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद रखते हैं कि आप आगे चल के जल्दी हमसे जुड़ेंगे और ये जो बुक है इसका फ़ायदा उठा के प्रैक्टिस करेंगे। जी सर, नवल सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। जी जी जी। पित्त की थैली में जो पथरी जी होती जी, है गॉल ब्लैडर स्टोन जी। सर, उसमें अब वैसे तो हमारे लिए ब्लैडर्स की स्पेसिफिक रेमेडी है, लिवर एंड ब्लैडर्स, जी जी लिवर एंड ग्लैंड्स, जी F3 जी जी, H3C3। H3C3 बिल्कुल। गॉल ब्लैडर के रिगार्डिंग हमारे पास S2 और C2 है। जी तो एक पेशेंट को मैंने यही फार्मूला जो हमारे संजीव सर के जो हमारे इसमें है जी वही जी फार्मूला सेम दी। उस पेशेंट को 11 mm की गॉल स्टोन था, 3 महीने के अंदर वो खत्म हो गया। बिल्कुल। दूसरा पेशेंट सेम उसी कंडीशन में आया मेरे पास और उसको 18 mm का गॉल स्टोन था। पहले 2 थे, जी जी में एक 9 mm का था, एक 18 mm का। जी इस पेशेंट के मामले में मैं फेल हो गया सर। उसमें 9 mm का जो स्टोन था वो तो अब दिखाई नहीं दे रहा अल्ट्रासाउंड में, जी लेकिन 18 mm का उसको स्टोन आज 6 महीने हो गए, उसका ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू है, जी। वो रिकवर नहीं हो रहा, उससे आगे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। ओके। अच्छा देखिए, आपने फिर फॉर्मूला बुक वाला ही रखा है सेम पूरा? सर मैंने आपका पिछला एपिसोड जब इसमें देखा था तो उसमें मैंने एक तो उसको कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने इसको F1 का वो ऐड किया था। जी 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 दूसरा आपने बताया था कि अगर कहीं आकर के परफॉर्मेंस मेडिसिन की रुक गई है जी तो उसको वेनिरियो ऐड कर दें। जी 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 तो मैंने उसमें वेनिरियो ऐड किया है। जी 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 जी, तो अभी तो उसको 1 महीने का दिया है, तो 1 महीने के बाद में आएगा तब बिल्कुल पता बिल्कुल लगेगा, लेकिन इस बिल्कुल सेशन में बिल्कुल। मैंने सोचा आपसे बात कर लें।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए आप बाकी अब ऐसा ना, जिसको 11 एमएम का स्टोन था उसका तो स्टोन भी सिंगल ही होगा, है ना? सिंगल था सर। और जिसको आपका 18 हो रहा है वो मल्टीपल वाला है, ठीक है? अब सर इसमें उस जिसको सर 11 इसमें एमएम क्या का जी, जिसको जी। स्टोन जी, जी। जिसको 11 एमएम का स्टोन था, उसकी हालत, एक लेडी थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी जी, जी। और वो एक एलोपैथी के हॉस्पिटल के अंदर 7 दिन से एडमिट थी जी। और डॉक्टर ने उसको ये कह कर के रखा हुआ था कि भई आप जितनी जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन करवाओ, अन्यथा ये बस्ट हो जी। जाएगा, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, जी, जी। ये हो जाएगा। तभी वो लोग मेरे पास आए थे और उस लेडीज़ को 10 डेज़ की मेडिसिन के अंदर ही उसको मतलब पेन वगैरह और बाकी जो स्वेलिंग वगैरह थी और जो उसके जी। पेट में तकलीफ़ें थी, वो जी, सब जी। दूर हो गई थी जी। और वो 3 महीने के अंदर उसका वो स्टोन डिसअपीयर हो गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो दूसरा पेशेंट है, ये लड़का है 30-35 साल का, हेल्दी जी। है, फार्मर है। जी, जी। तो इसका पेन वगैरह तो नहीं है, कोई दिक्कत भी जी, नहीं है, जी, कोई जी। बिल्कुल, तकलीफ भी बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब भी उसका हर तीसरे महीने जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जी, जी। तो स्टोन का साइज़ सेम रहता है। जी, 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 जी। नहीं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, आप उसमें थोड़ा-सा चलिए अब आपने एक बार तो चेंज किया भी है ना, हॉट कंप्रेस को भी यस, आप यूज़ करवा रहे हैं। बाकी ऐसा यस है सर। कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ना, वो 6 जी, महीने से 8 महीने, साल भर ले ही जाता है कई बार ना। क्योंकि जी, जी। अब ऐसा है कि गॉल ब्लैडर में पहले तो वो एक्यूमुलेट होगा, पूरा का पूरा सिंगल चीज़ बनेगी, फिर उसके बाद होगा, हुँ, ठीक है? अब जैसे इसमें क्या यस, था कि वो पहले से 2 चीज़ों में बँटा हुआ था, तो एक उसका एकदम से इवैक्यूएट कर गया, पर दूसरा क्या है, वो अभी इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? जी, तो इसलिए वो चीज़ एक कमी की बात है। पर कोई इश्यू नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के पेशेंट को ना कभी टूटने नहीं देना चाहिए, ख़ासकर जिसने लंबी दवाई खा एब्सोल्युटली। ली हो। उसके यस पैसे सर। में कम उसको दवाई के पैसे कम कर दो, थोड़ा जो भी जिस तरह से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, करो। पर उसको कभी टूटने पैसे नहीं तो देना। मैं एक जैसे एक ग्रामीण एरिया में रहता हूँ, तो पैसे तो मेरे ऑलरेडी इतना है कि बिल्कुल, हर एक बिल्कुल। आदमी की पहुँच में है। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल सर। बात, वो पेशेंट वैसे खुश है, वो टूटने वाला भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बाकी उसका बहुत अच्छा हो गया, उसका जी, जी। जो है मेटाबॉलिज्म बहुत ठीक हो गया है, जी, उसका जी, जी। डाइजेस्टिव ठीक हो गया, तो जी। बाकी सैटिस्फाइड है वो। बिल्कुल, लेकिन मैंने बिल्कुल। सोचा आपसे नहीं एक सर, सजेशन ले देखिए मैंने वही तो बताया ना कि जो गाल स्टोन है ना, और सबसे जी, बड़ी बात है, गाल स्टोन में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए इस महीने अगर उसका गाल स्टोन 0 हो गया ना, तो पिछले महीने जी, में उसका जो गाल स्टोन है वो फुल दिखाया जाएगा, दिखेगा। गाल अच्छा, स्टोन एकदम से रैपिडली खत्म होता है, क्योंकि वो जी, किडनी स्टोन तो स्लग बन के वैक्यूट करता है, ठीक है? गाल स्टोन आपका क्रश होके वॉमिट से या फिर डायसेंट्री से निकल जाता है वो पूरा। अच्छा, अच्छा। जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी, नमस्ते सर। जी हाँ, ये अल्ट्रासाउंड चेंज करने वाली सलाह भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर होने की वजह से ये हमारी बदनसीबी भी है कि हम इलाज नहीं करते, हम चमत्कार करते हैं, जादू करते हैं। तो फिर वो अल्ट्रासाउंड वाले भी बोलते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कभी। फिर जब वो हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं जादू, जादू, वो मिरेकल, मिरेकल करके थोड़े से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हाँ, कभी जो अपने रिपोर्ट्स होते हैं, उसको भी हमेशा थोड़ा-सा रोटेशन में रखना चाहिए। तो ठीक है जी, ये था हमारा आज का सेशन, एक और रिवाइज़ भी हो चुका है और अब हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। एक्टिविटीज़ पे अब ऐसा है कि हम ना अभी भी उस चीज़ को अभी किस तरह से अंडरगो किया जाए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि उसको हमारी एक वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं अपनी कंपनी की। उस वेबसाइट के ऊपर लाइव जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो परफ़ॉर्म कर रहे होंगे उस समय। मतलब वो उनकी जो डेली ओपीडी होगी उसके अंदर वो लाइव वर्क कर रहे होंगे। तो इसलिए अभी हम थोड़ा उसको अब ऐसा कि हम तो वेबसाइट बना देंगे। आज हमारे जो एक वीडियो डलता है उसके अंदर विदिन मंथ के अंदर उसमें 1000 वो व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है? जो वॉच टाइम होता है और जो रिकॉर्ड टाइम होता है उसपे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइम आता है कि कितने रिकॉर्डिंग, वो डिफरेंट मैटर है कि लोग रिकॉर्ड करके उसको क्या-क्या करते हैं, किसे आगे शेयर कर रहे हैं। हमारे पास पहुँचती हैं आके चीज़ें कि सर ये आपका वीडियो का ही कंटेंट ये ऐसे शेयर कर रहे हैं, है ना? वो कोई इश्यू नहीं है। पर आखिर में अगर मान लीजिए अब हम उसी को करते हैं, सिर्फ़ इस पे तो सिर्फ़ 100 लोग इकट्ठे होते हैं। इसको परचेज़ करने का इंडिया में सिस्टम भी बहुत अजीब है। इंडिया में डायरेक्टली वो सेल नहीं करते हैं, वरना 1000% भी एक साथ जुड़ जाता है। पर इंडिया में कुछ लॉज़ की वजह से उसको वो डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट बनाएँगे, जो करेंगे, अगले हो सकता है 2 से 3 महीने का समय लगे, पर वेबसाइट के ऊपर हम फिर उसमें हमारे जो डॉक्टर्स होंगे, वो उनकी जो प्रैक्टिस होगी वो लाइव आपको शो हुआ करेगी उस समय। तो वो एक तो एक्टिविटी होगी ये।
दूसरा एक ये चीज़ है कि आप में से कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका ये कंसर्न था कि उनको जानना है कि प्रैक्टिस को किया कैसे जाता है। तो उसमें मैंने हमेशा एक बात पहले बोली है कि पहले आपके पास किट से एक बार खुद का प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, तब जाके फिर आप सबको हम पंजाब स्टेट में इनवाइट करते हैं। पंजाब स्टेट में हम इसलिए इनवाइट करते हैं कि एक तो वहाँ पे हमारे जो कंसर्न सेंटर्स हैं वो उसका नंबर सबसे हाईएस्ट है। दूसरा, वहाँ पे आपको 100 किलोमीटर के दायरे में 5 इलेक्ट्रोपैथी के हमारे से जुड़े हुए जो कंसर्न सेंटर है वो मिल जाएंगे आपको। तो जब वो इस तरह से जब आप वहाँ पे जाते हैं उनकी जो ओपीडी होती है वो भी छोटी मोटी ओपीडी नहीं होती है। दिन में मिनिमम 20 to 100 पेशेंट वाली ओपीडी रखते हैं वो हर कोई। तो आप जब 100 पेशेंट वाले के पास जाके आप 2 घंटे 4 घंटे बैठकर आएंगे ना, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे तो उसका एक आपको अलग रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप जिनको कन्फ्यूजन है प्रैक्टिस में और जिन्होंने थोड़ा बहुत यूज़ भी कर लिया है, उनको एक बार, और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, मंथ का 15 तारीख को वहाँ पे मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वो जाएं, जिसने भी जाना है वो हमसे बात करेंगे। 15 तारीख के पास की वो टिकट करेंगे। एक दिन पहले या एक दिन बाद का समय रखें, और वहाँ जब बाद का समय हो गया, पहले का समय होगा, उसमें वो आपको जो लोकल सेंटर होते हैं उसका विजिट करवाते हैं। आप वहाँ पे सिर्फ विजिट नहीं होता है, वहाँ पे डॉक्टर के बगल में बैठ के आप पेशेंट को चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करता है, आप चेक करते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो 2 एक्टिविटीज़ है, इसके लिए एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो करना चाहता है उसको वो हमें फीडबैक दे। और तीसरा कि कंपनी के साथ मिलकर जो पेशेंट चेक करने वाली है, अभी पिछले 3 महीने में मेरे पास कम से कम तो मोर देन 25 पर्सन्स और जुड़े हैं इन्हीं वीडियोस के जरिए से या इन्हीं सेशंस के जरिए से। पर हमारा एक मानना यही है कि जितना ज़्यादा जल्दी वो जो 30 डॉक्टर पेशेंट्स को आप चेक कर लेंगे ना, उतने जल्दी आप हमारी मेडिसिन से इस सिस्टम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये कंपनी की गारंटी है आपको। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को ख़त्म करना चाहेंगे। लास्ट कॉल रहेगा कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो एक बार पूछ ले प्लीज़। किन्हीं भी डॉक्टर का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है प्लीज़। सर, शुगर के पेशेंट के लिए क्या करना होगा? कभी कभी क्या होता है कि शुगर नोक बढ़ी हुई है और उस समय अगर शुगर की हम फार्मूला देते हैं तो क्या शुगर की मेडिसिन बंद करा दी जाए या उसके लिए क्या करना होगा? सर, मैंने आपको इसी चीज़ के बारे में बताया कि जो एलोपैथी की मेडिसिन, अगर तो वो आयुर्वेदा या उसमें किसी और सिस्टम में होम्योपैथी में ले रहा है तो उसको तो आप बंद करवा सकते हैं, क्योंकि इन जनरल उसका भी असर हमारी तरह ही हो रहा होता है, ठीक है। पर अगर पेशेंट एलोपैथी की मेडिसिन ले रहा है तो उसको एकदम से बंद मत करवाइए। 3 महीने का समय लीजिए। पहले 2 हफ्ते से 1 महीने तक उसकी एज इट इज चलने दीजिए दवाई। फिर 1 महीने के बाद उसको 1-1 दिन का गैप करने के लिए बोलिए। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उसको 3-3 दिन का गैप करवाइए एलोपैथी की दवाई का। फिर उसके 1 महीने के बाद उसको 1-1 हफ्ते का गैप करवाइए। इस तरह से करेंगे, इस तरह से गैप देके आप उसकी दवाई को बंद करवाएंगे। एकदम से कभी भी एलोपैथी की दवाई को बंद नहीं करवाना, क्योंकि एलोपैथी की दवाई में एक चीज़ होती है, वो होता है विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम का मतलब होता है कि उससे एकदम से ना, क्योंकि उसकी ना शरीर पे आदत बन गई होती है, उसका अफेक्ट इस तरह से होता है कि आदत सी बनी होती है उस पर, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं। तो अगर आप उसको एकदम से बंद करोगे तो हाइपर कंडीशन कई बार बन जाती है। इसलिए कभी भी एलोपैथी की दवाई को एकदम से बंद मत करवाओ। 3 महीने का समय लो, 6 महीने का समय लो और पूरा ख़त्म कर दो उसको। इस तरह से करेंगे सर। तो चलिए, ठीक है, आज का हमारा रिवीजन सेशन भी ख़त्म हुआ, जो इन्फॉर्मेशन वो भी ख़त्म हुई। अच्छा, जाते जाते एक बार लास्ट ये, अब अगले जो 2 मंथ होंगे वो हमारे थोड़े खुद के भी बिजी शेड्यूल के होते हैं। 2 से 3 महीने जो होते हैं, अभी हमारा लखनऊ का प्रोग्राम है, 21-22 का प्रोग्राम है लखनऊ में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में हमारा बिहार और पटना का प्रोग्राम डिसाइड हो रहा है। उससे नेक्स्ट मंथ में एमपी और महाराष्ट्र का प्रोग्राम डिसाइड हो रहा है। तो हो सकता है कि अभी तो हम चारों वेडनेसडे को कर रहे थे, तो हो सकता है कि अगले कुछ समय में 2 वेडनेसडे पे हो या 1 वेडनेसडे पे हो। हम अपनी आपस की कनेक्टिविटी नहीं तोड़ेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप प्लीज़ जो हमारे जो सेशन होते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, और जो आपको हमसे कंसल्ट करना है उसको ज़रूर करें।
हाँ, एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, जो हमारे प्रोग्राम हुआ करेंगे, उसको मैं लाइव कर दिया करूँगा। सर का जो यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर उसको लाइव किया करेंगे। तो उसको आप पूरे प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं फिर। इस तरह से वो एक हम आपके लिए फैसिलिटी ज़रूर करेंगे। वो भी एजुकेशन रिगार्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो एक आपके लिए बेस्ट पॉइंट, एक गुड पॉइंट ज़रूर बनेगा। तो इसी के साथ आप सबका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।